ठीक है। तो कल हमने शाम को जहाँ से छोड़ा था और उर्वरता तक हम आए थे ना, उर्वरता के आगे हमने कंपोस्टिंग को करके एक शब्द ला करके छोड़ दिया था, और वो कंपोस्टिंग पशुपालन के साथ ही संभव है, उसके बिना संभव नहीं। तो हमारे बीच में पशुपालन और पशुपालन से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं, एक अपेक्षा में एक ये अपेक्षा भी थी कि पशुपालन क्यों, कैसे, कितना। तो पशुपालन को रखने के लिए हमारे बीच में श्री शेखर भैया रायबरेली से, मैं इनका स्वागत करता हूं। भैया आइए। और भैया का एक छोटा सा परिचय तो मैं दे दूंगा, बाकी बड़ा परिचय भैया ही देंगे कि भैया लखनऊ के निवासी हैं, और लखनऊ से 60-70 किलोमीटर दूर रायबरेली एक ज़िला है लखनऊ और फतेहपुर के बीच में, वहाँ पे इन्होंने ज़मीन खरीदी और अब आईएएस की कोचिंग चलाते थे, विकल्प आईएएस लखनऊ में, और बढ़िया सब कुछ था। इनको कभी किसी समय लगा कि कुछ आना है, कुछ बढ़िया करना, सार्थकता की दौड़ में आप 100 गायों की एक गौशाला की स्कीम ले आए और फिर उसमें फंसे, और उससे फंस करके निकलने तक की यात्रा को भैया अपनी ही जुबानी रखेंगे, किस तरह से फंसे थे, फिर कैसे निकलना हुआ, और अभी लगातार प्रयासरत हैं। इनका फार्म पूरी तरीके से आवर्तनशील विधि पे सच गया है, शिक्षा का कार्यक्रम भी शुरू हो गया है, बच्चों को पढ़ाते हुए हैं, और पशुपालन की बारीकियाँ, उसकी कमियाँ, उसकी सावधानियाँ, उसकी समझ को बनाने के लिए मैं शेखर भैया को आमंत्रित करता हूँ। भैया आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ के दामाद हैं तो सजते भी उसी तरह से, पूरा सजावट वजावट होती। धन्यवाद। तो नमस्कार सभी को। और जो है ठंडक है थोड़ा सा, तो ठंडक में एक बार हमारा बड़ा मन है कि हम लोग इतने देर रहे, तो एक ताली हो जाए पंकज जी, तो बढ़िया थोड़ी गर्मी आ जाएगी। तो हमारा ये है कि हमारा विषय जो जीतू ने बताया कि खेती की उपयोगिता के अनुरूप पशुपालन, यानी पशुपालन कोई अलग सी व्यवस्था ना हो करके माइंड में ये रहना चाहिए कि वो खेती के लिए कितना उपयोगी है, उस अनुरूप। और पशुपालन का जो सैद्धांतिक पक्ष है वो प्रेम सिंह जी ने और बहुत हद तक जीतू ने भी बताया होगा। तो क्योंकि जैसे आवर्तनशील खेती की बात होती है, तो आवर्तनशीलता बिना पशुपालन के बन ही नहीं सकती है। तो सैद्धांतिक पक्ष पर कम बात करके व्यवहारिक पक्ष पर बात की जाए। तो मेरा जो अनुभव है, उस अनुभव का साझा करना मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। ज़्यादा लोग पशुपालक होंगे भी नहीं, तो एकदम से उन व्यवहारिकता पर बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, लेकिन मोटी मोटी बात होगी, ऐसा ही होगा। तो देखा जाए कि जो पूरा कृषि शब्द है, ये कृषि शब्द 2 अर्थों से पूरा होता है। खेती पाती, पाती माने बागवानी, उद्यानी, और पशुपालन। तो खेती पाती और पशुपालन मिल करके तब जाके कृषि बनता है। यानी अकेले अकेले खेती नहीं होती है और अकेले अकेले पशुपालन नहीं होता है। और अगर आजकल के जैसा सांप्रदायिक माहौल है उसमें भी देख लिया जाए, तो कृष्ण को अगर देखा जाए, चूँकि गुजरात से कृष्ण का खूब संबंध है, और बलराम, तो कृष्ण और बलराम के हिसाब से भी देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि हल लिए हुए, यानी वो जुताई के साधन के प्रतीक दिख रहे हैं, और कृष्ण को गाय या पशु का प्रतीक के रूप में देखा गया। तो कृष्ण और बलराम हमारे कृषि के असली शुरुआती दौर के व्यक्ति रहे, और हम ऋणी हैं कृष्ण के कि उन्होंने गोबर को धन कहा।
गोवर्धन, गोबर को धन कहा। तो मनुष्य जाति का ध्यानाकर्षण इस ओर दिलाने वाले भी कृष्ण है। ऐसा तो इसके प्रति हम, अपने कृष्ण के प्रति भी हम इस रूप में कृतज्ञ हो सकते हैं। अब देखिएगा क्या हुआ, एक जहाँ से प्रेम सिंह जी ने छोड़ा वहाँ से हम पकड़ते हैं। तो आपको अभी ध्यान होगा कि उन्होंने बताया कि खेत जो थे वो समूह का था, फिर इंडिविजुअल किया गया, ऐसा प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया और वहीं से जमींदारी व्यवस्था लागू हुई थी। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, यानी देश के अलग अलग क्षेत्रों में 3 चीज़ें लागू हुई। तो वहीं से जमींदार पैदा हुए, यानी कर एकत्र करने वाले जो लोग थे उनको जमींदार, रैयतवाड़ और महालवाड़, इस तरह से व्यवस्थाएं दी गई। एक परिवर्तन ये हुआ और खेती का चौपटीकरण वहाँ से प्रारंभ होकर के और आज तक की स्थिति आई। दूसरा, अन्य बहुत सारे कानून स्वतंत्रता के पूर्व बने, उन कानूनों पर बहुत बल ना दे करके, लेकिन स्वतंत्रता के बाद वाले कानून, यहाँ बैठे हुए सारे युवाओं का भी ध्यानाकर्षण होगा। तो एक देखा जाए 1947 में दीदी जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के लोगों ने सरकार व्यवस्था संभाला, यानी राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था 2 मिला करके तब हम सरकार कहते हैं। तो राजनीतिज्ञ जो लोग थे वो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जिस प्रकार के लोगों को ले लिया जाए। लेकिन बड़ी बात थी कि जो प्रशासनिक अमला जमला था, जिसे सारा काम आता था और सब जानकारी थी, वो IAS या ICS अधिकारी थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया था। यानी उनका अभ्यास अंग्रेजों के साथ भी बना हुआ था, उन्हीं को फिर अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारतीय नेताओं के साथ काम करने का मौका मिला। काम सब उन्हीं को करना था, नीतियां इन्हें बनानी थी। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसका अभी तक का जीवन खाली देश की स्वतंत्रता के लिए लगा हो, उसके लिए तो पूरा देश के सभी लोग आम नागरिक लगते थे। तो वो प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहता था बेटा तुम कर लो, अब बेटा को तो अभ्यास अंग्रेजों का करने का था। तो शुरुआती ही दौर में जो नीतियां बनी वो ऐसी बनी जो व्यापारी हित में ज़्यादा थी, किसानी हित में कम थी, यानी बड़े उद्योग की नीति बन गई। तो किसान की तरफ ध्यान हमारा कम गया, है ना। कुटीर उद्योग के बजाय कल जो शाम तक भी बात हो रही थी उसको भी जोड़ लिया जाए तो भारी उद्योगों की तरफ ध्यान गया, चूंकि वो बैठे थे बाजार को फायदा पहुंचाने के लिए। फिर आइए एक कार्यक्रम और बना लीजिए, 1960 का दशक ले लीजिए। इस दशक में भी वैश्विक स्तर पर एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा था। और जब कल नॉर्मन बोरलॉग का नाम आया था, तो जो काम नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका में कर रहा था वही काम यहाँ पर भारत में स्वामीनाथन कर रहे थे। MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा। और भारत में भी अमेरिका की तरह हरित क्रांति आ रही थी। हम इस पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ये चूंकि सब लोग पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। परिणाम पे बात करते हैं। हरित क्रांति का परिणाम हमारे लिए क्या निकला, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ भारी उद्योग आए तो कुटीर उद्योग नष्ट हो रहे थे। यहाँ पर देखिए जी, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हरित क्रांति का क्या परिणाम आया कि धीरे धीरे यहाँ पर हमारे खेतों से बैलों का जाना खत्म हुआ, बैल खत्म हो रहे थे क्योंकि ट्रैक्टर आ रहे थे। हरित क्रांति में हाई यील्ड लगा, रासायनिक प्रयोग हुए, रसायन प्रयोग हुए, खेत कड़े हो गए, बैलों से खेती करना संभव नहीं था, तो भारी मशीनरी के रूप में ट्रैक्टर आ गया। तो किसान के घर से कौन गया? उपयोगिता पूरकता का नियम था। बैल हमारे लिए उपयोगी नहीं थे, इसलिए उनको हमने छोड़ दिया, बैल छूटे। 1970 के दशक में एक क्रांति हुई जो आपके गुजरात से शुरू हुई, और वो थी श्वेत क्रांति। इस क्रांति, हरित क्रांति का बहुत ज़्यादा प्रभाव पंजाब से था और श्वेत क्रांति का प्रारंभ गुजरात से था। और जान रहे हैं, BG कुरियन नाम के व्यक्ति ने श्वेत क्रांति यानी दूध को सोना कहा, व्हाइट गोल्ड कहा। अभी तक ध्यान ही नहीं गया था हमारे सभ्य समाज में, शायद दादाजी का ध्यान गया होगा,
दूध बेचने का और बाग बेचने का कोई प्रचलन नहीं था। और बुंदेलखंड की तो कहावत भी है, क्या कहावत है कि पूत बेचना दूध बेचना, जब से आदमी नहीं, जब से बेचा जाने लगा तब से दरिद्रता छाने लगी। तो श्वेत क्रांति का क्या असर हुआ कि दिमाग में श्वेत क्रांति मतलब दूध, और दूध के रूप में डेयरी, डेयरी के रूप में किसान को पहली बार लगा कि दूध बाजार में मिलता है, पैकेट बंद होने लगा। और आनंद में बहुत बड़ा इस तरह से कम्युनिटी, पहला इस तरह का सहकारिता के मॉडल बने। और जब पैकेट बंद दूध बाजार में मिलने लगा और गौशाला छोटी गाय के बजाय बड़े डेयरी और इस पर ध्यान आकर्षण गया, तो किसानों के घर से जो गई वो गई। क्यों गई? क्योंकि किसान को लगने लगा कि यार 20 रुपये लीटर दूध लाना, 30 रुपये लीटर दूध ले आना वो ज़्यादा आसान है, गाय पालो, खिलाओ, सब करो। शहरों के लिए तो बहुत बड़ा काम मिल गया था कि उनको दूध और आसानी से मिलने लगा था। तो शहर के लोग पैकेट बंद दूध लेने में आसान लगने लगा, उनके लिए इजी हो गया कैरी करना, लाना सब। तो गाय निकल गई और आज छुट्टा जानवर की समस्या, निराश्रित गौवंश की समस्या से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इतना हलकान है कि सरकारों के पास भी इसका कोई समाधान अब तक तो नहीं निकला है। कोई समाधान अब तक नहीं निकला। इसका समाधान नहीं निकाल पाए कि गाय बछड़ा इनका क्या करें। तो श्वेत क्रांति ने एक परिवर्तन किया। 20 साल लगते हैं परिवर्तन होने में, असर आने में 20 साल लगते हैं। 1990 के दशक में 95 में गैट समझौते पर भारत ने साइन कर दिया। 1995 में गैट समझौते पर, आपको याद होगा, यहाँ से 3 शब्द पढ़ने वाले लोग जो उस समय पढ़ रहे थे, 3 शब्द आए थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में रोजगार या इंडस्ट्रीज लगाने के लिए नहीं आ सकती थी। सरकार के बड़े कड़े नियम होते थे। वैश्विक स्तर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हर काम में 51% या 50% शेयर के साथ कार्य करने का मौका मिला। और यहीं से एक पूंजीवाद का बड़ा प्रभाव आया। जो पूंजीवाद अमेरिका में, कैपिटलिज्म जो यूरोप में फैल रहा था, वो भारत को भी अपने जकड़ में ले लिया और इसका परिणाम आया बाजारवाद। इससे पहले मार्केट ओरिएंटेड सोसाइटी हमारे देश में नहीं थी, बाजार आधारित समाज हमारे देश में नहीं था। इस 1995 से 2000 के बीच में बाजार आधारित व्यवस्था हुई। किसान पर क्या प्रभाव पड़ा? किसान भी इसके जद में आने लगा, क्योंकि यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ से शुरू हुआ था। यहाँ से उसे बीज लेने बाजार जाना पड़ता था, खाद लेने बाजार जाना पड़ता था, सिंचाई के साधन लाने बाजार जाना पड़ता था, इतने ही के लिए जाना पड़ता था। यहाँ तक आते आते क्या हुआ कि पहले किसान का मुंह खेत की तरफ रहता था, पीठ बाजार की तरफ रहती थी। 1995 के दशक तक आते आते उसका मुंह बाजार की तरफ हो गया और पीठ खेत की तरफ हो गई। यहाँ से श्रमिक चाहिए थे तो पलायनवाद भी खूब तेजी से चला। तो गुणा भाग लगाया जाने लगा कि इतना खेती करने से मिलता है, इससे अच्छा तो मजदूरी करने से इतना मिल जाता है। तो बहुत तेजी से पलायन भी हुआ। ऐसी नीतियाँ भी बनाई गई, इसमें सरकार की नीतियाँ खूब रहीं। और ये 2000 के बाद का जो दशक था उसमें तो और मज़ेदार बात आई। ये पूरी तरह से पैकेट बंद व्यवस्था हो गई और इसे जेनजी कहने लगे, जनरेशन गैप हुआ। और वो क्या कहा जाए कि अब बच्चों को ये लगने लगा कि जोमेटो और स्विगी इनसे खाना आता है, गाय पैकेट बंद दूध देती है, वो पूरी तरह से कटने लगे। तो ये जो नई जनरेशन पैदा हो गई थी, जिसे ज़्यादा सूचना और क्रांति के कारण वो ज़्यादा एडवांस मानी जा रही थी, वो पूरी तरह से ग्रामीण समाज व्यवस्था से कट गई। तो वो जब कट गई तो शिक्षा दीक्षा सारी किसानों के। अब किसान परिवार, अभी तक देखिए क्या गड़बड़ हुई। अब यहाँ पर किसान अपने परिवार से भी दूर होने लगा, यानी परिवार गांव में भी टूटा, परिवार टूटन यानी समाज टूटने लगा।
वहाँ भी एकल परिवार की व्यवस्था होने लगी। गांव के किसी घर में पहले ताला नहीं लगा होता था, अब गांव के मैक्सिमम बहुत सारे घरों में ताला बंद होता है, जब कोई आता है तब खोलता है। ऐसी स्थितियाँ आई। इसका प्रभाव गांव पे पड़ा, तो गांव में भी लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता बहुत तेज़ी से, वहाँ ज़्यादा शहरों की अपेक्षा गांव में इस समय ज़्यादा वैमनस्यता बढ़ी, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या है। अब ऐसी चुनौतियों में खेती और पशुपालन को बचाए रखना क्या किसी बड़े यज्ञ से कम लगता है आपको? हैं? अब हमारे जैसे लोगों में अगर कहीं से एक छींटा भी आता गलती से ही, हम तो लाभ के लोभ से उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं। कौन सा हमारा शिक्षा दीक्षा कुछ अलग से हुई थी, यही शिक्षा हमने भी ली थी, तो मन में हमेशा लाभ ही रहता था। अब हम कोचिंग जब चलाने गए थे तब कोई लाभ भाव नहीं था, तब तो ये था कि शादी करनी है तो माँ बाप कह रहे थे शादी करो, तो कोई कुछ तो रोजगार करना था, तो उसमें अब पढ़ा लिखा व्यक्ति कर क्या सकता था? जो पढ़ा वही लिखा, जो लिखा वही पढ़ा। अब पढ़ा लिखा के पास पूंजी क्या बचती? अच्छा आप सोच लीजिए, आपने इंटर कर लिया तो 12 दर्जा पास, क्या मिलेगा? आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो 15 दर्जा पास, तो क्या मिला? आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो 17 दर्जा पास। अब आप मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, अब आप किस लिए एलिजिबल हैं? क्या कर सकते? कौन सी स्किल आपके अंदर आई, कौन सा कौशल आपके अंदर आया? नहीं, एक कौशल आ जाता है, ट्यूशन पढ़ाने का। ये कौशल आ जाता, ये मेरे अंदर भी था। हमारी शिक्षा देखिए दीदी, बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, और पढ़ाने क्या लगे थे? अब चाहे आईएएस को पढ़ाएं, चाहे पीसीएस को पढ़ाएं, चाहे बैंक को पढ़ाएं, और चाहे घर जाके पढ़ाएं, पढ़ा क्या रहे थे? ये हम नहीं कहते, हमारे पापा जब भी कोचिंग में आते थे तो हमसे कह रहे थे कहाँ है, मतलब हमको पूछते थे, जैसे हमारे कुछ लोग बैठते थे जो काउंसलर वगैरह, तो उनसे पूछते कहाँ है, तो कहते हैं अंदर पढ़ा रहे हैं। तुम लोग कब तक ट्यूशन पढ़ाओगे? अब वो कहता था कि पापा चले जाते तो ठीक रहता, नहीं कहीं एक आध एडमिशन होना होगा वो भी गड़बड़वा देंगे। मान लो वो काउंसलिंग कर रहा है तो उसको ऐसे ही पूछते थे खड़े खड़े, हमारे फादर लंबे हैं 6 फुट से ऊपर, तो कहाँ है, तो कहते पढ़ा रहे हैं। तुम लोग खाली ट्यूशन पढ़ाते हो, तो वो उस काम को भी ट्यूशन, जो हम लोग बड़े प्रोफेशनली कोचिंग कहते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी डालते थे, शब्द लिखते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट, उसको आकर के वो 2 मिनट में कोचिंग ट्यूशन बना देते थे। तो मुझे इस बात को लगा कि यार ये तो बढ़िया है, ये तो ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं, और मन में ये क्षोभ भी उत्पन्न होने लगता था। एक मित्र मिले, मैं एक बार महाराष्ट्र में कोल्हापुर गया तो वहाँ एक मित्र मिले, वो किसान थे और उनके यहाँ ग्रामीण पर्यटन पे काम होता था, उन्हीं के कमरे में रात रुके। तो उन्होंने हमसे पूछा कि शेखर जी क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा, हमने बड़े गर्व के साथ बताया कि आईएएस पीसीएस की कोचिंग, आईएएस पीसीएस जोड़ देते थे कि जिसे लगे कि हम बहुत बड़ा। तो हमने कहा आईएएस पीसीएस, आपका काम 2 कौड़ी का, और सुबह गन्ना चूस रहे थे, सुबह उठ के गन्ना ले आए थे, पता नहीं कहाँ से मार चूस रहे थे, हमें वो भी खराब लगे यार, सुबह उठ के ये एकदम से चरने लगे हैं एकदम जानवर कैटेगरी में। फिर उन्होंने हमसे कहा कि आपका काम एकदम 2 कौड़ी का। तो हमने कहा अरे भाई साहब सिविल सर्विसेज कोचिंग आईएएस, कहे आईएएस बना करके साले खून चूसक पैदा कर देते हो, वो सब हम लोगों का खून चूसते, आपका कोई उपयोगी काम हो तो बताइए। और मेरे मन में, हम वहाँ से कोल्हापुर से चले तो मानो मेरे पैर में जैसे बिल्ली नहीं बंध जाती, पैर उठे ना, बड़ा क्या इतना बड़ी कोचिंग चलाते हैं, इतना नाम है, इतना सम्मान है, ये बता रहे हैं कि हम ऐसे। तो मन में एक था, तो मुझे एक 2014 में गौशाला डेयरी की एक योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उसको लेने का मौका मिला, उसमें भी फंसाया मुझे, ऐसे मेरा भी लेने का मन नहीं था। वहाँ मंत्री जी थे, उन्होंने फंसा दिया कि जो लोग कर पाते हैं, पैसे वाले लोगों को ताड़ा जाता है, तो उन्हीं को योजना दी जाती कि चलाएंगे, नहीं तो ये तो खराब हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि शेखर जी 50 गाय की, 25 गाय की और 100 गाय की एक योजना है, आप ले लीजिए। हम उनको शादी का कार्ड देने गए थे, अपनी साली की शादी थी मेरे, तो हमने कहा मंत्री जी को कार्ड दे दें, मंत्री जी हमें योजना पकड़ा दी। अब उन्होंने जब कहा तो मेरे दिमाग में वही आया कि यार कोचिंग, तो हमने कहा यार देखें इसमें हो तो देखा जाए कुछ।
तो मैंने 25-50 पे ध्यान ही नहीं दिया कि हमका करना है तो 100 की करें भाई, जो 25-50 तो जिसमें ज़्यादा लाभ होगा वो करेंगे। तो हमने कहा 100 की करते हैं। तो हमका मंत्री जी 100 की है? कहे हाँ। अरे वही तो आपको देना चाह रहे थे। मंत्री खुश हो गए। उन्होंने कुछ पता नहीं क्या किया, फ़ोन आने लगे CBO के और जिले से, और मेरी योजना सबसे पहले पास कर दी। कहीं कुछ पहले हम सुनते थे घूस पास देना हो, तो कुछ नहीं हुआ चूँकि मंत्री, अब वो पास हो गए। अब वो यात्रा शुरू हो गई लाभ के लोभ की। तो लाभ के लोभ की यात्रा, खैर उसको हम बाद में अभी करेंगे। तो अब वहाँ से 100 पशु आ गए। तो 100 तो नहीं आए, हमने बनाना शुरू किया। अब बनाने का तो पैसा हमें बैंक से मिलता है, तो बैंक से कर्जा मिल गया था। 1,20,00,000 की योजना थी। अब पैसा जब आया, पहली किस्त 40-50 लाख रुपए आया, तो वो हमारे उत्साह में कि जल्दी जल्दी खर्च करें, कौन सा हमारा है, तो बैंक ने दिया है। अब जब EMI आई, 6 महीने का एक पीरियड मिलता है, हॉलीडे पीरियड, 6 महीने बाद वो EMI शुरू। तो पहली EMI जब देनी पड़ी तब याद आया तो पैसा हमारे था, इसको हमें चुकाना है। शुरू में जैसे लग रहा था कि सरकार का पैसा। अच्छा वो चलिए किसी तरह चला। जब सब बन गया तो गाय पहली खेप जब आई, तो उस कम गाय आई थी, 20-25 गाय आई, 2 ट्रक से आई थी, 14 गाय आई। अब वो 14 गाय जब आ गई तब सहूर, अब हमें सहूर ही नहीं था कि क्या करना है। तो 14 गाय पे 15 आदमी हम रखे थे। गाय 14-15 की कहीं कम ना पड़ जाए, डर, अजीब सा भय ग्रस्त। अब वो 14 आदमी उतना खाना खाते थे जितना गाय नहीं खाती थी, और धुंध काटते थे, परेशान। अब जब वो गाय बढ़ी हैं तो आप कल्पना करिए कि एक समय 100 गाय, अब 100 गाय तो सब वो प्रेग्नेंट गाय आती थी, तो बच्चा तो एक समय तो 125-150। वो लगे कि इतनी बड़ी बारात आ गई है जिसके लिए हमारी तैयारी, आंख से आंसू गिरने लगे हमारे खड़े खड़े कि यार ये प्रभु कहाँ फंस गए। अब उस दौर से निकलने तक यहाँ की यात्रा हुई, बहुत जगह गए, फिर यहाँ आए तो यहाँ पर संतुलन नाम का शब्द कान में पड़ा, तब ध्यान गया। नहीं तो ध्यान ही नहीं जाता था। आपको हम बताते हैं क्यों नहीं ध्यान जाता था। तो उन प्रैक्टिकलिटी पर बात करी जाए जहाँ पर हम फंसे और निकले, तो शायद कुछ काम आ जाए आपके। तो ध्यान गया कि हम फंसे कहाँ। तो अभी पढ़े लिखे वाली बात आपको बताई थी। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करता है, अपने को समझदार मानने के दंभ में रहता है, और समझदार के दंभ में रहने वाला व्यक्ति का दिमाग हमेशा बाजार फंसा लेती है। देखिए पढ़े लिखे को सबसे आसानी से बाजार फंसाती है, उसके पास कुछ पैसे से भी होते हैं। नहीं तो आप देखिएगा कि पशुपालन में भी बाजारवाद था। तो बाजारवाद में जो प्रभावित रहेगा वो मेरी तरह क्या खोलेगा, वो गौशाला थोड़ी बनाएगा, वो पशुशाला थोड़ी बनाएगा, वो डेयरी बनाएगा। अब इसको इस तरह से हमने देखा कि फिर ये हो क्या सकता था, बाजारवाद की जगह परिवारवाद, मतलब परिवार के लिए। तो परिवार के लिए तो 1, 2, 3 गाय, 1, 2, 3 गाय भैंस, कुछ भी जो हमारी आवश्यकता होगी, परिवार की आवश्यकता होगी, इस पर ध्यान नहीं गया। और आप और पुरानी बात कर लीजिए, सबके घर के आगे, मैं तो मेरा खूब बड़ा ननिहाल था, मतलब हमारे नाना लोगों के यहाँ खूब गाय थी, लेकिन वो जंगल चरने जाती थी और चर के आती थी तो दूध वाली गायों को दूध निकाल लिया जाता था, सुबह कुछ दे दिया जाता, फिर वो चल देती थी। तो लगता था बहुत आसान है। तो मैंने नाना के यहाँ देखा था, तो मैंने कहा यार नाना लोग जब अनपढ़ गंवार थे और गाय पाल लेते थे, तो हम कौन सा पढ़े लिखे लोग हैं, हम क्यों नहीं पाल लेंगे, ये अपने मन में था। बाबा के यहाँ भी देखा था गाय बैल भैंस, लेकिन समझ में आया कि डेयरी खोलना। अब जब डेयरी खोलेंगे तो 100, 50, 25 ऐसे खोलेंगे। अब बड़े जब डेयरी में रहेगा तो हमारा दिमाग कहाँ जाएगा, तो मुख्य उत्पाद हमारा दूध हो जाएगा। बिकेगा क्या, दूध, तो मुख्य उत्पाद दूध हो जाएगा। और जीतू बताए बाद में, पहले नहीं मिले थे ये, बाद में बताया कि नहीं मुख्य उत्पाद गोबर गौमूत्र है। अब पहले पता होता तो फिर उसके लिए तो सब गांव वाले दे देते, कहते बेटा पालो मत, हम ही ले जाओ, तो कम में काम चला लेते और उन लोगों से ले लेते, उनके पास भी कोई काम नहीं है। अच्छा उनको भी उसका सहूर नहीं है तो वो भी फेंकते हैं, घूर लगाते हैं। अगर हम कहते हैं भैया सवेरे हम आ जाएंगे, ट्रैक्टर ट्राली लेके या ठेलिया लेके लाद ले जाएंगे गोबर, तो उस आदमी कहेगा ले जाओ भैया, कोई काम नहीं। उनको भी उसका निस्तारण अब उनको
पहाड़ लगता। गांव में गोबर गौमूत्र का निस्तारण पहाड़ हो गया है। तो आप दूध अब मेरा भी दिमाग यहीं जाता था। दीदी आपको विश्वास होगा 300 से अधिक लीटर दूध एक टाइम मेरे होने लगा, जब सब गाय पूरी व्यवस्था पूरी, मुझे 100 पूरी करनी थी, मानक थे। और डेली अधिकारी फ़ोन करते थे। जैसे कोरोना काल में अगर किसी को वो हो गया होगा, कोरोना हो जाता था, तो डीएम के यहाँ भी फ़ोन आता था, सीएमओ के यहाँ से होता, आज आप कितना, आपके पेशेंट, हमारी पत्नी को हो गया था, तो दिन भर हमारे पास फ़ोन आता। मैं इतना खींच जाता था, 2021 में हो गया, तो इतना खींच जाता था कि एक दिन मम्मी से, अपनी मदर इन लग फ़ोन आया, उनको भी हमने झिड़क दिया। हमने कहा दिन भर जब हम फ़ोन अटेंड करेंगे तो हम पेशेंट को कब अटेंड करेंगे। जो देखो रिपोर्ट लेता रहता था, 10, 12, 15 फ़ोन आ जाते थे। उसी तरह से जब गौशाला बना रहे थे तो तमाम सारे फ़ोन आए, आपने गाय पूरी की नहीं, और जो देखो यही पूछता था गाय पूरी की नहीं। हम 25 में झूले जा रहे थे, हम सोचते थे कि 100 करेंगे तो क्या होगा, ये हम समझ गए थे। लेकिन फंसता मरता क्या ना करता, पैसा लिया था तो उनको जवाब देना। तो 300 लीटर दूध, दीदी आप सोच लीजिए, घटना पुरानी नहीं है, 2016 की बात कर रहा हूं मैं, 15-16 में कै रुपए लीटर दूध बिकता था मेरा गाय का? अरे कहाँ है, 40 तो अब बिकता है। आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तब हम मिनरल वाटर पीते थे, 19 से 22 रुपए लगता था, किसी किसी दिन 23 लग जाता था। और किसी किसी दिन फ़ोन आता था कि आज आपका दूध लगा नहीं, वो भैया जानते होंगे, आज फैट एसएनएफ नहीं है। एसएनएफ का तो ये रोना रोते थे कि मुझे लगता था कि अपना एसएनएफ निकाल के उसमें डाल दे, कुछ एसएनएफ, मतलब मुझे विकल्प नहीं पता चलता था। एसएनएफ मतलब वो पूरा कुचक्र था उस कुचक्र में। और दीदी 20 रुपए लीटर हम पानी पीते थे, उस समय भी मिनरल वाटर 20 रुपए का था, तो हम 20 रुपए का लखनऊ से लेकर जाते थे अपनी गौशाला में, 20 का पीते थे और 19 का दूध बिकता था। तो हमने पीने छोड़ दिया, हमका लाओ दूध दे दो 1 लीटर। तो समझ रहे हैं कहाँ कुचक्र है, कैसे कुचक्र में फंसते हैं। तो ये हो गया। अब इधर ध्यान गया। अब इस समस्या से निकला कैसे जाए, तो देखिए कहाँ दिमाग जाता है, बाजारवाद में फंसे रहो। पढ़े लिखे थे, मैं पढ़ा लिखा बार बार कामन करता रहूँगा। आप लोग उसको अन्यथा ना लेंगे, हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या सोचता था कि हमारी, अब घाटा लगने लगा पूरा तुरंत। अच्छा, उन लोगों ने जो रिपोर्ट बनाई थी भैया, वो सरकारी रिपोर्ट थी, तो उसमें था कि 1 साल में करोड़ रुपए बचेंगे, तो 100 गाँव पे। तो हमने कहा यार कोचिंग बंद कर देंगे, एक अब कहा है 1 करोड़ आ जाएगा। तो हमने कहा अच्छा चलो इनका कहना माने 50 लाख आ जाएगा, तो 50 लाख में भी हमें निर्वाह कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो कोचिंग बंद कर देंगे। पहले ही छमाही में घाटा दिखने लगा 50,000 का। 50 लाख का जो फायदा था, 50-60 हज़ार का घाटा दिखने लगा। तो जब घाटा दिखने लगा तो मुझे लगा कि यार घाटा की पूर्ति कैसे हो। तो दिमाग गया कि और हाई यील्ड गाय लाएं, अधिक दूध देने वाली गाय लाएं। लगता है दूध कुछ कम है और दूध बिके, ज़्यादा दूध, तो अधिक दूध वाली गाय लाने पर दिमाग चला गया और अधिक दूध वाली गाय लाएं। तो हॉलिस्टियन फ्रीजियन ले आए, जर्सी ले आए, तो पता लगाने लगे कि और हाई यील्ड दूध गाय चाहिए, तो कहे भेज देंगे। अच्छा, सब बैठे थे। वो क्या होता है कि पूरा चक्र बैठ जाता है, पूरी एकदम बाजार सजी रहती है। तो आप सोचिए ना, एआई उतना तेज था उस समय। आप हम सोचे उधर तैयारी, भैया लगता है आपको और बड़ी गाय चाहिए, हाँ तो एकदम तैयार है, लाते हैं। 65,000 एक पड़ेगी। अरे हमने कहा तुम्हें 68 लो। अब वो और बड़ी गाय लेकर आ गए। और जैसे ही वो बड़ी गाय आई, और अधिक बड़ी गाय आई, तो वो सीधे बीमारी लाई। हाई यील्ड गाय क्या होने लगी, थनैला होने लगा, तमाम तरह की बीमारियां होने लगी, और वो यहाँ के टेम्परेचर के अनुरूप भी। तो गए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, हालांकि करना क्या था, तो उनका मूल्यांकन करना था। कर क्या गए, बाजार का मूल्यांकन कर गए। अब बीमारी बढ़ी तो कौन सा हम बहुत बड़े काबिल हैं, बीमारी दूर करने वाले भी आ गए। उन्होंने कहा हम परमानेंट आपके डॉक्टर हो जाए। तो जो हमारे एक पैरावेट थे, पैरावेट डॉक्टर से थोड़ा नीचे होते हैं, पशु डॉक्टर कम होते हैं लेकिन पैरावेट होते हैं, वो हमारे गांव थे। वो परमानेंट अपना घर यहीं बना लिए। सोचे यार 100 जानवर हैं, रोजे सुई लगाओ।
और मैंने बड़ी बारीकी से, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, बड़ी बारीकी से आप देखिएगा, जो पशुपालक डॉक्टर होता है, जो पशुपालन वाले लोग होते हैं, वो जानते हैं पशु कुछ बोलता है नहीं, तो उसका बुखार का जब इलाज करते हैं या बीमार हो जाता है तो क्या करते हैं, एक एंटीबायोटिक देंगे, एक एंटीबायोटिक के साथ तमाम सहायक चीज़ें देते हैं, उससे नहीं ठीक हुआ, 2-3 दिन बाद दूसरी एंटीबायोटिक देंगे, उससे नहीं ठीक हुआ, फिर तीसरी एंटीबायोटिक देंगे, तीनों से नहीं ठीक हुआ, तब कहते हैं जरा बड़े डॉक्टर को बुला लीजिए। तुम क्या कर रहे थे? काहे के लिए तीन एंटीबायोटिक दे दिया। अब उस एंटीबायोटिक देने से दूध सूखने लगता है, बहुत सारे तमाम सारी समस्याएं थी। अब हमको पता नहीं है होना क्या चाहिए था हमारे गांव के में। अच्छा, ये भी क्या करें, या घरेलू है, गांव वालों से पूछते थे हम। ऐसा नहीं था कि हम पढ़े लिखे थे, हम पूछते थे उनसे कि भाई कोई देसी इलाज बताओ, तो वो कहते थे डॉक्टर से पूछ लो, कंपाउंडर साहब का मिला लो फोन। आपके पास कोई उपाय, कुछ उपाय नहीं है। वो लोग भी अभ्यास खत्म हो गया, तो उसके कारण हमारी निर्भरता डॉक्टर पर बनी। तो क्या हुआ था कि अधिक दूध के चक्कर में एक और हुआ कि दवाई का खर्चा हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन के रूप में। अब ऐसी स्थितियों में क्या होता है, दिमाग कहाँ जाता है कि लगता है कहीं से चूक रहे हैं, तो फिर हम इनको और सुविधा दें, बीमारी ना बढ़े। तो दिमाग में क्या कर दिया गया, यार सुविधा की कमी है, तो क्या कहा गया, मैट बिछाओ गायों के नीचे, ये बैठने से थनैला ज़्यादा होता है तो मैटिंग, अब मैट ले आया गया। इनको गर्म ज़्यादा लगती तो फॉगर लगा दो, फॉगर लगा दिया गया। तो हमारा दिमाग कहाँ चला गया, मशीनरी पर। तो सुविधा में सुख नहीं था। ये गाय बता नहीं पा रही थी, अगर बता देती तो उसी समय हम एक परिचय शिविर कर लेते। तो मशीनरी पर बड़ा, अब मशीनरी वालों ने ठगा। देखिए हम ठग कहाँ जा रहे थे, आए थे हम अपनी कोचिंग बंद करने, और कहाँ फंसे, डेयरी वालों ने ठगा, दूध वाले खरीदने वालों ने ठगा, अधिक दूध देने वाले गाय वालों ने ठगा, बाजार ने हमको खूब चूसा दवा दे करके, और अंत में मशीनरी। आज दीदी आपको विश्वास नहीं पड़ेगा, 3 बकेट की पूरा सिस्टम मेरे यहाँ रखा है, निकला हुआ, तमाम सारे मैट हटा करके। अब जब समझ में आ गया कि क्या करना ठीक, तो उन सब का काम भी खत्म हो गया। तो होता क्या है कि हम बिना समझ के अगर कोई कार्य करने जाते हैं, तो सबसे पहली बड़ी अच्छी बात है कि आप बांदा बड़ोखर इस जगह पर आए, और आवर्तनशीलता के इस शिविर से जो समझ आपकी विकसित हो, उस समझ में कुछ कमी पड़े तो फिर से और पूछिए, सब लोग बताने के लिए आपको तैयार हैं। तो उसके बाद जब कुछ करेंगे तो उसका परिणाम सुखदायी होगा, अधिक अच्छा होगा। इसको हमने क्षेत्रीय समझ, और इसका नाम दिया है रीजनल, सीजनल, वरीजनल। हमने इसका नाम दिया है रीजनल, सीजनल और वरीजनल। तो इस शब्द को आगे हम लोग और बातचीत करते रहेंगे। तो रीजनल, सीजनल, वरीजनल पे बात करेंगे जब, तो हमें समझ में आएगा कि हमें अपनी गौशाला की डिज़ाइन अपनी क्षेत्रीय व्यवस्था के अनुरूप रखना। अधिक दूध देने वाली गायों के बजाय क्षेत्रीय नस्ल की गाय रखने की जरूरत है। तो इस पे भी बात कर सकते हैं। ये हटाते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, मनुष्य का विकास क्रम भी देख लिया जाए तो मनुष्य ने जानवर को पहले पालतू बनाया है, जानवर के साथ पहले निभा है। वो कितना बढ़िया था, मतलब उसके मनोमस्तिष्क में विकास क्रम ही आया होगा। तो पहले हमने पशुपालन किया है, फिर खेती की है, क्योंकि बिना पशुओं के खेती संभावना नहीं थी। जंगल की व्यवस्था देख लीजिए, जंगल में भी आप चारों अवस्थाओं को देख लीजिए, तो जो पदार्थ अवस्था है उसको भी पोषण चाहिए, यानी मिट्टी को भी पोषण चाहिए। तो मिट्टी के पोषण को हम बीच में रख के अभी बात कर लेते हैं।
पेड़ को भी पोषण चाहिए, वनस्पत जगत को भी पोषण चाहिए, जीव जगत को भी पोषण चाहिए और ज्ञानावस्था यानी मानव को भी पोषण चाहिए। चारों को पोषण चाहिए। और चारों की पोषणता के लिए प्रकृति में नियम था। हम जब पशु नहीं पालते थे तब भी जंगल की व्यवस्था, वहाँ पशु रहते थे, हो जाता था। लेकिन मनुष्य को खेती के लिए पशुओं की इसलिए आवश्यकता अधिक हुई क्योंकि हम खेत से प्राकृतिक तरीके के बजाय अपनी आवश्यकता अनुरूप हमें चाहिए उत्पादन। जैसे एक साल में 2 बार खेती करते हैं तो हमें 6 महीने पर खाद की ज़रूरत है। अब 6 महीने के अंदर खाद बनने के लिए हमें कुछ व्यवस्था चाहिए। तो गाय के गोबर में क्या चीज़ होती है जो जल्दी पत्तियों को सड़ा सकती है ना? उस पर बात देखा जाए जरा सा और व्यवस्थित तरीके से इसे देखते हैं तो कुछ ज्ञान हो जाता, तो बोलता तो है ही। तो पोषण किसान के लिए मिट्टी का पोषण सबसे आवश्यक है। तो जो प्रेम सिंह जी ने बात की उसको एक बार दोहरा भी लेते हैं, इसके बहाने हमारा एक बार पूरा दोहरा जाएगा। तो मिट्टी के पोषण के लिए देसी गाय, क्षेत्रीय गाय। देसी गाय में भी हम इस बात को अगर ज़्यादा प्रेफरेंस दें कि अपने क्षेत्र की गाय को पाला जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि गाय के गोबर में सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोब्स की संख्या पर्याप्त होती है। 1 ग्राम गोबर में कई करोड़ सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो मिट्टी के पोषण में सूक्ष्म जीवाणुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसको और गहराई से समझने के लिए जब जीतू अपना पोषण वाला पार्ट लेंगे तो उसमें उनका विषय है खातर। गुजरात में खाद को खातर, तो जब खातर वाला विषय होगा तो वो जीतू के जिम्मे पर रहेगा। तो देसी गाय के गोबर में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या पर्याप्त होती है जो मिट्टी की पोषणता के लिए अनिवार्य है। ये हमने आपको दोहरा दिया। इसको और बेहतर तरीके से देख लिया जाए। भैंस के गोबर में इसके साथ जो भी चीज है वो प्लस कर जाइए। सूक्ष्म जीवाणुओं के साथ कम होती है सूक्ष्म जीवाणु, लेकिन कार्बन तत्व सर्वाधिक होता है। कार्बन तत्व सर्वाधिक होता है। और मिट्टी का वास्तव में भोजन कार्बन है। जैसे पेड़ का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है, कार्बन वो भी लेता है। तो क्या होता है कि मिट्टी को भी सर्वाधिक मात्रा में ऑर्गेनिक कार्बन ही चाहिए होता है। तो भैंस के गोबर में इसकी बात मिलेगी। आपको बताया था उन्होंने कि बकरी में मिनरल्स, खनिज तत्व, खनिज लवण मिलते हैं। खनिज लवण सर्वाधिक होते हैं। और उसको भी बताया गया था कि जो बकरी होती हैं विभिन्न प्रकार के पत्तों को खाती हैं, इसलिए मिनरल्स की वो मशीन है। ये सब प्राकृतिक मशीन है जो मनुष्य पूर्ण हो जाए। और कल बात हो रही थी वैश्विक सोच हो जाए, पूर्णता की प्राप्त कर ले, उसके लिए सहायक चीज़ें। और पक्षी वर्ग, ये मेमना वर्ग है। इसमें बकरी भी आती हैं, भेड़ भी आती हैं, तमाम तरह के जो जानवर हैं। और पक्षी वर्ग में इसमें से आपने देखा होगा कि कैल्शियम और प्लस फास्फोरस इसकी प्रचुरता रहती है। और सब चीज़ भी होती है लेकिन कैल्शियम और फास्फोरस की प्रचुरता रहती है। और पक्षी वर्ग के द्वारा जो दिया गया कैल्शियम और फास्फोरस है वो बताया ही गया था कि उपयोगी है, वो घुलनशील है, उसका हम खाद बना सकते हैं। 2 हमारे विषय की खाद हैं। 2 खाद मनुष्य ने अपने विवेक से बढ़िया किया। एक तो अगर आप के पास गोबर है तो उस गोधन है तो उस गोधन का एक प्रोसेस अगर आप कर लें, आप उसे गोबर गैस से गुजार दें तो भोजन भी बन जाएगा और खाद भी बन जाएगी। उस खाद को स्लरी कहते हैं। इस खाद को स्लरी खाद कहा जाता है। पंकज भाई बैठे हैं, इन्होंने यहाँ पर कई किसानों के यहाँ गोबर गैस बनवाई। कब पंकज भाई ने आएंगे, इनका विषय होगा।
तो स्लरी खाद भी, अच्छा स्लरी खाद की क्या खूबी है, इसको बनाना पड़ेगा आपको, इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। इन खादों को की प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, लेकिन स्लरी खाद की प्रक्रिया में समय नहीं लगता। स्लरी रेडी टू यूज खाद है। दो खाद ऐसे होते हैं जो जल्दी से जल्दी उपयोग में आ जाते हैं। स्लरी से केचुआ खाद भी बना सकते हैं। हाँ, इसे बर्मी कंपोस्ट जिसे कहते हैं, बर्मी खाद। तो स्लरी क्या होती है, इससे मीथेन गैस रिलीज हो जाती है, तो जो गोबर की गर्मी निकल जाती है, तो मिट्टी में इसे डालने पर उसको कोई हानि नहीं होती है और जल्दी से जल्दी आपका ये काम शुरू कर देती है स्लरी खाद। और दूसरा हम कहते हैं, कुछ जो गांव के से जुड़े ज़्यादा जुड़े लोग हैं वो जानते हैं, गोखुर कहते हैं। यानी गाय के खुर, यानी गाय जहाँ घूमती है उसके बाड़े में खूबती घूमती टहलती है, तो गोबर भी करती है, मिट्टी भी वहाँ रहती है और गौमूत्र भी रहता है, तो उसके खुरों से वो दबता रहता है। तो कुछ चीज़ें, कुछ 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, जब भी आप चाहें तो उसको उठा करके सीधे कहाँ डाल सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे भी मीथेन रिलीज हो जाती है, ये भी ठंडी खाद हो जाती है और बन जाती है लगभग खाद, क्योंकि इसमें मिट्टी, गौमूत्र सब उसमें मिलता रहता है। तो ये खाद काम करती है। 2 चीज़ें और मिला ली जाए, इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये सीधे जानवर से नहीं आती। तो हरी पत्तियां और टहनियां, हरी पत्तियां एवं टहनियां, इनको मिला लिया जाए, हरी पत्तियां और टहनियां। और दूसरा सूखी पत्तियां, सूखा चारा। और ये दोनों चीज़ें तभी होंगी जब आपके यहाँ पशुपालन हो रहा होगा। ये भी तभी होंगी और ये भी तभी होंगी। कैसे होंगी इसको समझ लिया जाए, जो पशुपालन करते हो। अच्छा, कोई है जो जिनके यहाँ पशु हैं, पशुपालन होता हो? चलिए, बस आपके यहाँ हाथ उठा लीजिए। दीदी के यहाँ है ये? हाँ ठीक, बढ़िया। तो देखा होगा कि चाहे कितना भी प्रेम से जानवर को खिलाइए, कुछ ना कुछ वो छोड़ेगा और 1-2 दिन बाद वो काम का नहीं रहता है, उसमें महक आने लगती है। तो क्या होता है कि ये जो सूखा चारा, जैसे भूसा आपने दिया, पुआल आपने दिया, तो क्या होता है कि 1-2 टाइम कुछ बाद उसमें स्मेल आने लगती है, क्योंकि उसमें पशु आहार भी डालते हैं। तो वो 1-2 टाइम अगर वो नहीं खाया जानवर तो उसको हटाना पड़ता है। और कुछ इधर उधर गिर जाता है, तो वो जो गिरता है, जो हटाना पड़ता है, जो गायों के लिए उपयोगी नहीं रह जाता है, वो उठा करके किसके लिए उपयोगी हो जाता है? खाद बनाने में। हरी पत्तियां और टहनियाँ, वो हरी पत्तियां और टहनियाँ जो जानवर के लिए उपयोगी नहीं होती हैं। जैसे हमें अपने बगीचे की प्रोनिंग किया, हमने अब कटाई छटाई की, तो बहुत सारे पत्ते, जैसे अरंडी का पत्ता होता है वो जानवर नहीं खाते हैं, जैसे सीताफल उसके पत्ते नहीं खाते हैं, जैसे हमारे यहाँ गंधैला घास होती है वो नहीं खाते, लेकिन उसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है, तो उस पत्तियों को, और कुछ जानवरों से भी छूटता है। कुछ हरा चारा अगर आप देते हैं, कुछ थोड़ा बहुत गिर जाएगा, तो वो सारा कहाँ पर उपयोग में आ जाएगा? खाद। इससे बनने वाली खाद का नाम संपूर्ण खाद है, संपूर्ण ठोस खाद। और आम भाषा में इसे कंपोस्ट कहते हैं, है ना? ठीक, अब बाकी खाद बनाने वाले बताएंगे आगे की बात। ठीक है पंकज जी, बढ़िया भैया। हमारे एक मित्र हैं, वो मनीष श्रीवास्तव जी, बढ़िया। प्रश्न हर क्षण, प्रश्न ही हम लोगों को जागरूक बनाता है, मतलब कहीं दाएं बाएं तो नहीं हो रहे। तो क्या होता है भैया, एक वुड चिपर आ रहा है, आपने देखा होगा, ऐसे डालिए वुड चिपर। तो क्या हो रहा है कि बहुत सारे जगहों पर, जैसे हम लोग के यहाँ तो तापने का काम होता है, तो हमारे लिए तो वुड है, मतलब जो लकड़ी जितनी बचेगी हम तापने का काम करते हैं। लेकिन कुछ पेड़ों की लकड़ियाँ तापने के उपयोग में नहीं आती, जैसे सहजन मुरंगा बहुत ही उपयोगी पेड़ है,
सहजन का पेड़, मोरंगा का पेड़, लेकिन उसकी लकड़ी तापने काम नहीं आती। वो पानी, उसमें पानी की मात्रा दीदी बहुत अधिक है, मतलब अन्य पेड़ों की तुलना में। तो क्या होगा, अगर उसे उड़चिप कर लें तो जानवर उसकी लकड़ी भी खा डालेंगे, खा लेंगे। एक नहीं खाया, मान लीजिए आपके यहाँ जानवर नहीं है, तो क्या हुआ कि उसको रख दीजिए और उस पर थोड़ा सा गोबर डाल दीजिए तो वो सड़ जाएगी, वो भी खाद बन जाएगी, मतलब इसी प्रोसेस में डाल लीजिए। तो उनको क्या हुआ है, उनकी दोनों मतलब किडनी खराब हो गई, तो उनको किडनी बाहर से लगी। तो डॉक्टर ने बताया कि गोबर आपको इन्फेक्ट करेगा, जिस चीज़ में फंगस या बैक्टीरिया होते हैं। तो वो उड़ चिपर से ही खेती करते हैं, मतलब वो बुरादे से ही खेती करते हैं, उसी से खाद बनाते हैं। वो कुछ दिन पत्तियों से ढक के रख देते हैं, प्रोसेस होता है, सड़ जाती है, उपयोग में लेते हैं, खाद बना सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा विकल्प है। लेकिन सबसे पहले कोशिश करिए कि अगर उसको जानवर खा ले तो और अच्छा रहे, और ना खा पाएँ तब फिर उसको आप यूज कर लीजिए। यार जी तो जरा बता दो यार विधायक को, कह दो क्लास ले रहे हैं, कोई ज़रूरी काम ना हो तो बाद में फ़ोन कर लेंगे। स्लरी से केचुआ खाद जल्दी बन जाएगा। तो केचुआ खाद जो केचुए होते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, वो आप पिट बना लीजिए, उस पिट में ये स्लरी वाला गोबर इकट्ठा करके भर दीजिए, और भरने के बाद उसमें केचुआ डाल दीजिए। केचुआ खाता रहेगा, उसको भोजन चाहिए, उसका भोजन गोबर है, गोबर को, उसकी गोबर के महक से वो खाता रहेगा, भुरभुराता रहेगा, खाता रहेगा भुरभुरा। तो वास्तव में पेड़ को जो खाद चाहिए, उसके पेड़ के रोए यानी उसका रोम लेता है, तो उस रोम इतना महीन हो जाएगा तो वास्तव में पेड़ वो भी नहीं ले पाता, फिर वो मिट्टी में जाता है। उसके बाद जब वहाँ सूक्ष्म जीवाणु खा करके, जो सूक्ष्म जीवाणु हमें नंगी आंखों से नहीं दिखते, वो खा करके जब विष्टा करते हैं, तब पेड़ लेने की स्थिति में होता है। तो केचुआ खाद का मतलब, केचुआ ये स्लरी को डालिएगा, उसको खाएंगे, भुरभुरा करेंगे, चाय पत्ती की तरह एकदम दानेदार वो खाद हो जाएगी। उछान करके अपने खेत में प्रयोग करिए। तो इसमें वाटर कंटेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्लरी में जैसे वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा? नहीं समझे, वाटर जब आप निकालोगे, जब स्लरी को, जब इनलेट और आउटलेट, तो जब आउटलेट से निकालोगे तो फावड़े या किसी से निकालना पड़ेगा, तो वाटर कंटेंट तो नीचे ही रह जाएगा। और जब उसमें डाल देंगे, अच्छा मान लीजिए आप जहाँ डाल रहे हैं पिट में, तो वहाँ एक छोटी सी नाली बना दीजिए, तो जो वाटर कंटेंट होगा बाहर निकल जाएगा। वर्मी वाष्प के लिए तो वैसे ही भी निकालना पड़ेगा, तो धीरे धीरे छन जाएगा। एक दिन रोक के करिए, से 3 पिट हैं तो जब गोबर डालिए तो थोड़ी देर रोक के तब उसमें केचुआ डालिए, ये हो जाएगा। यहाँ पर है, उसका प्रत्यक्षीकरण करना हो तो आप कर सकते हैं। और बताइए कोई बात है इसमें? सर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट बनाते हैं, क्या आप स्लरी को बता रहे हो? हाँ, जैसे गोबर का खाद उठाया और बिना मिट्टी वाला नहीं, उसमें मिट्टी मिक्स नहीं करते, साफ उसको उठाया और पिट में डाला, उसमें क्या कुछ टाइम वो ठंडा हो जाता है, हीटिंग में रहता है स्टार्टिंग में, उसमें क्या हाँ भैया, आप ताजे गोबर का बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ताजे गोबर को थोड़ी देर रखना पड़ेगा। एकदम ताज़ा गोबर होगा तो केचुए भी मर जाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ होती है। तो थोड़ी देर के लिए, जैसे ताज़ा गोबर वाला जब रखिए तो 2-2.5 घंटे ठंडा होने के लिए उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद केचुए डाल लीजिए, वो भी करेंगे। केचुए तो गोबर की महक पहचानते हैं, उसी से वो काम करते हैं, वही उनका भोजन है जी। और उसके साथ हम उनको गुड़ और बेसन का वो डाल सकते हैं, भोजन के लिए अच्छी ग्रोथ करते हैं। यूज क्या है? देखिए गुड़ क्या करता है, उसकी उपयोगिता समझ लीजिए। गुड़ जो होता है वो किण्वन की क्रिया को, फर्मेंटेशन की क्रिया को बढ़ा देता है, तो गुड़ वो काम करता है। बेसन जब जीवाणु पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु हैं ही हैं, तो बेसन इसलिए डाल दिया जाता है कि उन सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन मिल जाए, इसलिए डाला जाता है। ये है। और कुछ आप प्रयोग करिए तो बताइए, मतलब हम इतना बता रहे हैं, बाकी वो बढ़िया है आपका प्रयोग। एक चीज और होता है, जैसे भूसा होता है, धान का है, गेहूं का, सरसों का होता है, उसको सर हम यूज करते हैं या तो इकट्ठा कर देते हैं खेत में। कई बार जानवर सरसों वाला नहीं खाते हैं, कुछ जानवर खाते हैं, उनको वैसे खिलाते भी कम है, क्योंकि हाँ। गर्मी बहुत होती है। हाँ इकट्ठा कर देते हैं, या फिर उसको गर्मियों के टाइम में खेत खाली होते हैं, हाँ उनको फैला देते हैं अच्छी तरह से, फिर अच्छी जुताई कर देते हैं, बरसात पड़ती है वो गल जाता है, तो वो जिप्सम की तरह बहुत बेहतरीन काम करता है, मिट्टी को फुलाता है, मतलब फुसफुसी बना देता है रुई की तरह। बढ़िया। इसीलिए हम लोग बनाने वाले भाग, भैया हम बनाने वाले भाग पर, यानी क्रिया के भाग पर हम किसानों को छूट देते हैं कि किसान हमसे बेहतर
जानता है और कर सकता है। तो मैं फिर आपसे कहता हूँ रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल, आपके रीजन के अनुसार, आपके सीजन के अनुसार और आपकी ओरिजिनलिटी के हिसाब से क्या आवश्यक है वो आप स्वतंत्र हैं, वो करिए प्रयोग। प्रयोग धर्मिता ही किसान के सिवा और किसी के पास प्रयोग करने का कोई चांस हो तो बताइए भैया, है कर लो, प्रयोगशाला है। हमको अभी कुछ घटनाएं घटी, हम ऐसा हुआ कि हम कुछ खेत किराए पे भी लिए थे। अब उस खेत को करते करते कई साल हो गया भैया, अब उसमें अच्छा उपजाऊ हो जाता है। कुछ साल भाई इतना गोबर मेरे पास है, हम डालते हैं और भी हम बताते हैं व्यवस्था, तो वो सब डाला। अब वो डालने के बाद 3-4 साल बाद मन ललचाता है तो वो खेत वापस ले लेते हैं, कहते हैं अब हम करेंगे। अब वो उन्होंने कहा ले लें, हमने तुरंत प्रयोग किया। जितने पार्क थे उनमें आलू बो दिया। जो हमने पार्क बनाए थे उसमें, अब क्या करें, खेत कम हो गया तो आलू तो खाना है, आलू खा गए। तो पत्नी से खूब झगड़ा हुआ, उन्होंने कहा पार्क है बचा था तुम्हें खेती करने के लिए। लेकिन प्रयोग सफल रहा, क्यों? बहुत दिनों से खेती नहीं हुई थी तो आलू गजब का हो रहा था। मैंने उनसे कहा कि अभी फिर खेत मिल जाएगा, फिर तुम्हारा पार्क उसी तरह सजा धजा के दे देंगे। पार्क करने में क्या, फिर घास निकल आएगी, कुछ दिन छोड़ देंगे, उतने ही तो है। तो क्या होता है कि किसान प्रयोग करता है, अपने प्रयोगों को अपने भाइयों से शेयर करता है, जिनको और अच्छा लगता है वो करते हैं। ठीक है, आगे बात की जाए। आइए चारे पे बात ही कर लें भैया। अगर संतुलन जानने के बाद 100 है तो इसका मतलब हम बेवकूफ़ हैं। और गलत शब्द वो यहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो हम उससे बड़े वाले हो जाएंगे। 100 नहीं है, 100 नहीं। अब बात करेंगे, पहले कुछ बातें इस पर हो जाए, कुछ व्यवहारिक बातें हो जाए। हाँ, क्या क्या कहानी बीच में रह गई? हाँ, कहानी आती रहेगी, कहानी आती रहेगी। तो अब वो गाय तो आ गई थी, अब उन गायों को रखना हमारे लिए तो एकदम ही विवश। तो जिस आदमी का देखने गए थे, हुआ क्या था, मुझे फंसाने के लिए बहुत सारे चारे डाले गए थे। ये तो बाद में मुझे पता चला, या ऐसे ही डाला जाता होगा। तो जो मेरे रायबरेली में सलोन में AI का बड़ा केंद्र है, यानी कृत्रिम जो गर्भाधान केंद्र होता है उसका बड़ा केंद्र है, उस राष्ट्रीय स्तर का। तो उसके जो डायरेक्टर थे उनसे हम मिलने गए, लोगों को पता चला, मैं भी बातचीत करने लगा। तो एक IAS अधिकारी थी, उनसे पूछने गए, तो उन्होंने कहा बेटा तुम उनके पास चली जाओ, मानती थी वो। तो उनको सूचना देने गए थे, उन्होंने कहा वो डबराल के पास चले जाओ। तो उनके पास चले गए तो उन्होंने कहा कि आप पंजाब जाओ। हमने कहा सही बात है भाई, गाय देखने कहाँ जाएंगे, यूपी में। हमने मान लिया यूपी वाले बेवकूफ़ होंगे, ये क्या गौपालन करेंगे, हम करेंगे। हम पंजाब गए तो 200 गायों का जो सरदार था जिससे मिले, उसके बाद 200 गाय थे। तो जितना बड़ा मेरा सेट था, 3 सेट उसके पास उतने बड़े बड़े थे। मेरा भी पर्याप्त पड़ा है, तो उसके पास 3 थे। तो मुझे तो अपना बौना ही लगता था ना भाई, मेरे पास तो एक थे। भैया मार्च 2016 में गाय आ गई थी, 15 में आ गई थी, 2015 में। मार्च 2020 में आंसू बड़े बड़े निकलने लगे, मतलब 2019 था। और मैंने सरदार जी को फ़ोन किया, मैंने कहा सरदार जी आपका देख के शुरू किए थे, अब आपने बड़ा ज्ञान हमें बताया था। 3-4 बार 5 बार गए तब वो आदमी बोला, उसने कहा 18 साल का अनुभव बस आपके एक यात्रा में दे दें। 3-4 बार गए, पत्नी गए कि भाई कुछ बोले, महिलाओं के साथ थोड़ा सॉफ्ट। फिर वो बताया कुछ बातें, उन्होंने बड़ी मदद की बनवाने में भी। एक आदमी भेज दिया, 1 साल वो आदमी रहा मेरे साथ, फिर वो चला गया। अब पंजाबी आदमी वो और गड़बड़ करता था, वो शाम को ले आता था इतना बड़ा और बैठा करके माहौल खराब करता था। तो वो हमने कहा इनको भी पहले इसको वापसी दिया। फिर सरदार जी को मैंने फ़ोन किया, भैया एकदम रुआंसे से हमने कहा सरदार जी आप इतनी बढ़िया गौशाला चलाते हो और हर घोड़े पालन भी करते थे। हमने कहा गाय घोड़ों भी पाल लेते थे, और हम परेशान हैं, हम रो रहे हैं, अब आप जो है हंसने लगे। हमने कहा आप हंसिए मत, बहुत ख़राब लग रहा है। कह रहे शेखर भैया, ऐसे ही यही शब्द थे, शेखर भैया मैं कहाँ रहता था? मैंने कहा गौशाला में। कहा मेरा गांव कहाँ था? हमने कहा बस 1-2 किलोमीटर दूर था। कहे मैं गांव से अपने पिंड कहते हैं पंजाब में, तो कहे हम अपने पिंड से अपनी गौशाला नहीं मैनेज कर पा रहे, तो आप लखनऊ से अपनी गौशाला मैनेज कर लोगे। एक शब्द में भैया सूत्र मिल गया था। आप सोचिए क्या आलम हुआ। अब सोच रहे थे इतनी सुंदर कोचिंग बनाई, 3-4 ब्रांच कर ली, उसको क्या करें।
अगर वहाँ नहीं जाते हैं तो आपके केंद्र में व्यापार चलता है ना, केंद्र में। अब हम भैया अगर ना पढ़ाएं, हम ना काउंसलिंग करें तो कौन अपने बच्चे का एडमिशन करेगा। मेरे फेस पर करता था कि बताया जाता था कि हमारे ये हैं, हमारे ससुर वो हैं, सब अधिकारी पर, हमारे परिवार में सब ने नौकरी की है, तो बताते थे ये नौकर वो नौकर, ये हैं इतने बड़े पोस्ट पर, ये देखो इनका तो पहले काउंसलिंग होती थी, फिर डायरेक्टर साहब, हम डायरेक्टर थे एकदम बने ठने बैठे रहते, पढ़े लिखे व्यक्ति थे तब हम, तो अब वो काउंसलिंग ख़त्म तो कोचिंग भी बंद, वो भी गड़बड़ हो रही थी। तब निर्णय लेना पड़ा कि कोई एक नाव पे सवारी हो सकती है। प्रेम सिंह जी के पास आ जाओ तो और ठोक पीट के ठीक कर देते, तो जो कुछ संभावना थी वो भी बंद हो गई थी। इनके पास जब आ गए थे, मैं जनवरी 2000 मतलब पहले 2018 में फरवरी में आया था, फिर उन्होंने कहा भैया ऐसा एक खेती का शिविर एक छोटा सा है, आ जाइएगा 2-3 दिन के लिए, ऐसे ही इन्होंने कहा था, जान रहे थे कि शायद, तो कहे 1-2 दिन के लिए आ जाइएगा। तो पूरा परिवार हमारा चित्रकूट जा रहा था, तो मैंने कहा हमें यहीं छोड़ दो बगिया में, तुम लोग जाओ वहाँ जाओ, हम यहाँ 2-3 दिन रहेंगे। फिर 4 दिन हम रुक के गए, बात शुरू हुई और 4 दिन रुक के गए, और तड़फ तो हम रहे ही थे, इन्होंने हैमरिंग कर दिया। हमने कहा बंद कोचिंग, और मौका क्या मिल गया, वो मिल गया कोरोना, क्योंकि परिवार को बताना भी था। तो कोरोना हो गया, हमने कहा अब ये कोरोना में तो ये नहीं चलेगी, कहीं दोनों बंद कर दोगे, मतलब 2 बड़ी ब्रांचेस थी, दोनों बंद कर दो। हम कहा दोनों बंद कर देंगे, वह बंदे करना तो ठीक से बंद किया जाए, समझो या तो ना समझो, कल दादा कह रहे थे या तो समझ होती या तो नहीं समझ होती। तो मैंने कहा बंद तो पूरा बंद होता है, फिर करोगे क्या, परिवार का पहला प्रश्न था, पत्नी का भी था, दीदी करोगे क्या। हमने कहा गौशाला, बताएंगे क्या, यही बताओ, यही पहचान होगी। तो बिटिया भी थोड़ी सी पढ़ने जाने लगी थी, तो उसने कहा पापा फिर मैं स्कूल में क्या बताऊंगी। हमने कहा बेटा बताना कि पापा आपके फार्मर किसान, ये भी बताने वाली चीज़ है। हमने कहा अब हमारे फादर इन लॉ को तो काटो तो खून नहीं, वो तो बेचारे, वो भी हमारे यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर वही थे, तो उनका भी पद गए रिटायर हो गए थे 2010 में। तो मैंने पूरा उनको एमडी बनाया, उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग दी, हम डायरेक्टर थे, हमने कहा इनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ। तो एक पूरा ब्रांच संभालते थे, पढ़ाते, बड़ा मेहनत करते थे, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। 3-4 किताबें अब तक लिख चुके हैं बेकार की। तो अरे हंसिए मत, हमने उद्घाटन 4 बार कराया मुख्यमंत्री तक से, वो किताब एक बार भी मैंने उलट के नहीं देखा है। तो खैर, अब क्या, अब वो परिचय भैया, अब देखिए हमारी पत्नी बड़ी बहन है, फिर सेकंड नंबर पर है, फिर थर्ड, यानी हम 2 साड़ू और हम 3 लोग। अब मान लीजिए ड्राइंग रूम में हम पति-पत्नी, वो दोनों बहनें भी बैठी हैं अपने अपने हस्बैंड के साथ, यानी हमारे दोनों साड़ू हैं, हम भी। अब हमारे ससुर क्या परिचय देंगे, ये मेरी बड़ी बेटी फलाने पद पर है, ये मेरे दामाद, ये डॉक्टर है, वो दोनों डॉक्टर हैं, ये फलाने हैं, ये MBA है, हमको निपटा दिया जाता है, ये बड़ी बेटी, ये दामाद। मतलब बाईपास सर्जरी कर दी जाती थी। अब क्या बताए, उससे पहले कोचिंग का बड़ा नाम बताते थे, ये IAS अधिकारी हुए, वो वाले हुए, अब बताने कुछ था नहीं। तो क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से मैं गुजर रहा था, पहचान के संकट से मैं गुजर रहा था, इसलिए बांधा यहाँ आना भी मेरे लिए संकट से दूर निभाना है। तो अब यहाँ, अब कुछ यहीं पर कुछ इज्जत मिल जाती है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ कोई दिल लगी करने आते हैं कुछ सम्मान पाने आते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि मुझे 2 बड़े फायदे हुए। शहर की फोकट वाले कार्यक्रमों में जाने से बच गए, क्योंकि लोग पूछते कहाँ हो, सहजौरा, फिर फ़ोन काट देते हैं, क्या बताना अब इनको। अब जब कह दें लखनऊ है तब बताते हैं आज यहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जाना। अब ख़त्म हो गया वो सब। विश्वास मानिए भैया, अपने अनुभव से बता रहे हैं, मैं लखनऊ जाता हूँ बेरोजगार, कोई काम नहीं रहता। मैं सहजौरा आता हूँ, 5 बजे उठ जाऊँ तो काम, 4 बजे सुबह उठ जाए तो काम, और रात भर करूँ तो काम। किसी कोने में अगर बैठ जाता हूँ तो काम ही काम है। तो क्या थे हम, क्या हो गए और क्या होंगे अभी तो इस स्थिति से हम गुजरे हैं। तो जल्दी जल्दी बात कर ली जाए। तो जानवरों के रख रखाव, बीमारियां ना हो, इसके लिए बेहतर प्रबंधन हमारी ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारे पास पशु आते हैं
कोई भी जानवर आता है तो वो जीव होता है। और दादाजी भी ये बात कहे और बड़ा अच्छा हमें ये सब समझ होती गई कि जीव से ही जीवन है। तो कई बार हम सोचते थे कि मनुष्य वाले जीव बात करते हैं, हम लोग तो जीव आदमियों को मानते थे। ये तो विद्या की जब भाषा धीरे धीरे पकड़ में आई तो ये पता चला जीव संसार अलग है, ये मानव संसार अलग है। तो जीव से ही जीवन है ऐसा माना गया। तो अब हमारे घर में दूसरी आफत ये आ गई थी कि जीव से जीवन है तो बकरी तुम पालोगे। अच्छा करेला वो भी नीम चढ़ा, मैं पंडित हूँ। अब मैंने बकरी मुर्गी मुर्गा, तो ये बात शहर तक रहती तो ठीक था। चाची को हमारे पता चल गया गांव में, तो उन्होंने कहा कि तुम सुना है मुर्गी पाले हो। मैंने कहा हाँ पाले, कि तुम्हें शर्म नहीं आती। हमने कहा कई बार आई, लेकिन कुछ बिना किए चली गई। जान गए ये मोटी चमड़ी का हो गया। अब एज भी ऐसी हो गई कि अब चाची वगैरह क्या कर लेंगी, तो उतर गई लोई, क्या करेगा कोई। तो मैंने कहा कि तुम भी पाल लो। कह रहे हैं आप आना मत यहाँ। गांव पे भी हमारे प्रतिबंध लग गया था कुछ दिन, क्या तुम यहाँ आना मत, और अगर आना तो ये सब बात ना बताना गांव वालों के सामने। खैर अब पूरा गांव स्वीकार करता है और धीरे धीरे सभी लोग उसको देखने आने लगते हैं। तो लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे समझ में आई कि जीवों को पालने से पूर्व उनका पूरा बेहतर आवश्यक इंतजाम बिना किए जीव को लाना अपराध की श्रेणी से भी बड़ा अपराध है। और ये मुझसे हुआ, ये अपराध मुझसे हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हम कोई व्यवस्था खूब अच्छी सरकार के मानक के अनुरूप व्यवस्था बनाए थे, लेकिन समझ वाला भाग जो मुझे समझना था तब पालना था, वो भाग हमसे छूटा। तो जो साथी सहयोगी थे उनमें भी समझ, क्योंकि मेरे उनसे उस तरह के संबंधी नहीं बन पाए थे, तो मेरे वो संबंधी तो थे ही नहीं, तो उनको लगता था कि हम नौकर हैं और गायों को पालते हैं। तो बहुत सारी कैजुअलिटी, बहुत बड़ी गायों की, वो पैसे के रूप में क्षति नहीं हुई, उस एक जीव के रूप में क्षति हुई। तो कई बार मुझे अभी भी लगता है कि वो जीवों के श्राप भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं चढ़ा ना रहता हो, ज़रूर होता होगा। तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस से हमें गुजरना पड़ा। और जब ये बात समझ में आई तो संख्या मैंने 150 से 50 पे कर दी। तो इस समय मेरे पास 57 कुल जानवर हैं, मतलब कुल 57 गाय हैं, भैंस, हाँ नहीं बकरी नहीं, बकरी मुर्गी छोड़ दीजिए, तो गाय भैंस मिला करके 57, मतलब गौवंश भी, उनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं। तो भैंसें भी हैं खूब बढ़िया और गाय भी है। एक भैंस से हम भैंस बढ़ाते गए, हमने दूसरी नहीं खरीदी, और जैसे ही ज़्यादा होने लगती हैं उनकी संख्या को सीमित कर देते हैं। अभी मैंने 3-4 गाय बेची। पहले तो हम बेचते ही नहीं थे, हम कहते थे अरे गाय बेचेंगे, इतनी ख़राब दिन आ गए हैं। अब हम खूब बेचते हैं जैसे उनकी संख्या बढ़ती है। एक लगा रखा है मानक, मेरी गौशाला तो 100 की ही है, तो वो मानक पहले से तय है, इसके आगे अगर गाय बढ़ी तो बेच देना है, यहाँ तक रहना है। तो उसका मानसिक स्वरूप भी समझा जाए कि जो हमारे साथी सहयोगी हैं, इन 57 गायों को देखभाल करने के लिए केवल 2 आदमी ही करते हैं, मुख्य कोर। बाकी उनके सहायता में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्य जो काम यानी गोबर उठाना, गाय लगाना, ये 2 लोग करते हैं। तो इतनी व्यवस्था मैंने बना दी है कि 2 लोग बिना थके पूरा काम कर सकें। एक्स्ट्रा फिर उनके ऊपर 1 आदमी है, फिर चारा वाले दूसरे लोग हैं, वो सब अलग बात है। लेकिन मुख्य कार्य यानी दूध लगाना और गोबर फेंकना, जो 2 मुख्य कार्य होते हैं, वो सिर्फ 2 लोग करते हैं। इतनी व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, उनके पास हर तरह की व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था को बनाने के लिए समझ होनी चाहिए, व्यवस्थित है। गौशाला इस तरह की डिज़ाइन कर दी गई है कि उसका 1 बूंद खाली पाइप डालिए और पूरा गौमूत्र और जो छूटा हुआ गोबर है वो सारा एक तालाब में जाके इकट्ठा हो जाता है। उस तालाब को हमने ऊर्जित तालाब नाम दिया है। जैसे ऐसे एक तालाब खोद लिया, पुष्पेंद्र भाई की हमें सहायता हुई, अब ये हमारी गौशाला बनी हुई है। कुछ जानवर इधर खाते हैं और कुछ जानवर इधर से खाते हैं, तो ये गौमूत्र जो करते हैं, ये गौमूत्र करते हैं, इसको नाली से की सहायता से हम इस तालाब में ले आते हैं। जितना पानी डाला जाता है, 1 बूंद भी पानी डाला जाएगा वो सारा तालाब में आ जाएगा। और इस तालाब का नाम भाई जी ने रख दिया ऊर्जित तालाब। फोटो ग्रुप में शेयर कर देंगे, ऊर्जित तालाब कर देना भैया, आप कर दीजिए। जीतू के भाई, इन सब चीज़ों के जो हमारे अधिकृत मालिक हैं वो जीतू हैं। तो ऊर्जित तालाब में सारा, अब क्या हुआ
भैया इतना समझ नहीं थी, 2000 लीटर पानी सुबह और 2000 लीटर पानी शाम को धुलाई उलाई का पूरा नहर में बह जाता था, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता। इस समझ को भाई जी ने जब तालाब की बात बताई तो बैठे बैठे मेरे दिमाग में चक्र बना कि यार हमारा भी पानी खराब हो रहा है। मैंने 3 तालाब बनाए अपने यहाँ बैक टू बैक। एक तालाब जो गोबर गौमूत्र का तालाब के नाम से, इस पर खूब स्टोरी हुई, पत्रकारों ने खूब स्टोरी की, उर्जित तालाब, क्योंकि इसमें क्या किया गया, इसमें मड पंप डाल दिया गया, यहीं से ये सब व्यवस्था यहीं से हुई। अब जब हमने तालाब बनाया तब इसका सिंचाई कैसे हो, तो यहाँ एक सान भाई है, उनको बुलाया गया। हमने कहा भैया बताओ, तो उन्होंने कहा भैया मड पंप की व्यवस्था करते, उन्होंने मड पंप लगाया। अब पूरी खेती दीदी इस मड पंप से होने लगी। तो 2021 में जो धान पैदा हुआ वो रायबरेली ज़िले में औसत उत्पादन सबसे अधिक था। और ICR ने अपनी किताब में 200 किसानों की स्टोरी करता है, एक स्टोरी वहाँ सहजौरा की भी हुई, और उसका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बच्चों ने उसका वो किया था। तो और खाली उसका फ़ायदा सिर्फ तालाब से। तो जो दादाजी आज बात कर रहे थे प्रेम सिंह जी कि तालाब से सिंचाई करने का क्या फ़ायदा होता है, अब इस ऊर्जित तालाब से सिंचाई करने का क्या फ़ायदा होता है उसका ज़रा सा आप प्रतिबिंब बना लीजिए अपने माइंड में। अब हमें गौमूत्र कलेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब क्या हम जीवामृत बनाएं? अब बहुत सारे लोग हमें पालेकर खेती से खारिज कर देते हैं, ऑर्गेनिक खेती से, आपके यहाँ जीवामृत नहीं है। अब उनको हमें लगता है तालाब में ढकेल दें, वहाँ जाएं जीवामृत चखें। वो दिखता ही नहीं है, वो मानक में नहीं है, क्योंकि उन्होंने खेती इज इक्वल टू जीवामृत घन जीवामृत, खेती इज इक्वल टू जीवामृत घन जीवामृत। नीला वाला डब्बा कहाँ है? अब नीला डिब्बा तो बहुत सारे उपयोग होने लगे हैं। तो एक तालाब ये बना दिया, इस तालाब से हमारी पूरी सिंचाई होने लगी, तो हमें संपूर्ण खाद बनाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो क्यों नहीं रही? तो इसी में बकरी का गोबर भी बीट डाल देते हैं, पक्षियों का तो बह के जाता। मेरे पास 100 कबूतर हैं जो गौशाला में रहते हैं, उनका भी अपना अप्रत्यक्ष योगदान बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम फास्फोरस देते रहते, तो वो नेट लगा दिया, उस नेट पे गिरता, उस नेट को झाड़ के निकाल और उसको तालाब में डालते हैं ना। हमारे घर में पूरा करते हैं, वाश करते हैं, गलती से कैरी में डाल दें, सीधे नहीं भैया जाएगा, घुलनशील करना पड़ेगा। हाँ, या कंपोस्टिंग में करिएगा। हाँ, तो ये भैया से पूछिएगा, उसकी कंपोस्टिंग कर लीजिएगा, लेकिन सीधे मत जाने दीजिए। और पानी में तालाब में डालिए ना। नहीं, हाँ, शहर में घर है, हाँ, बैठते हैं, तो जब बारिश हुई, हाँ, पूरा वो जला देगी, जला देगी। अरे हम नए हम जीवामृतधारी बने थे। हमने अपने गेहूं या मक्का का खेती थी, तो एक लड़के को लगाया, हमका जीवामृत जो बनाए हो उसको डाल देना। हम लखनऊ चले गए बता के, उस 7 दिन बजाय 9 दिन में जब भी डाला हो और उसने, हमने बताया था कि 200 लीटर में कुछ पानी डालना, उसने कितना पानी डाला, उसने छिड़क दिया, सारी पत्तियां जल गई, पूरा मक्का 1.25 बीघे खत्म। हम लौट के आए, कहा क्या हुआ? कहा तुम्हीन बताया और डाल दिया, खत्म। फर्जी चीज बताइयो तो यह हुई, कहा रहा यूरिया छिड़क दो। तो आपके साथी सहयोगी कितना समझते हैं? हम तो विद्या समझ भी लें, साथी सहयोगियों को भी उतने ही समझ में आना पड़ेगा, तभी कुछ काम बनता है। अकेले अकेले से कुछ होता नहीं है, इसीलिए आपको बुला रहे हैं। तो ये ऊर्जित तालाब एक बनाया, फिर एक जलाशय बनाया, एक जलाशय बना दिया। जलाशय दीदी छोटा सा बनाया, पत्नी ने वो शहर में कहीं पौंड देख के आई थी, तो उन्होंने किसी को हम बता के गई, हम दोनों लोग, एक तो इतना बड़ा बना देना पौंड, उसमें हम वो केचुआ डालेंगे, पौंड नहीं वो, और उसमें वो कमल डालेंगे, तो इतना बड़ा पौंड। उसी समय JCB आई थी खाद के लिए, तो उसने कहा मैडम कहीं ना एक तो पौंड बनाए दियो, तो बनाए दो। तो कहीं पौंड का होता, कहीं तालाब। उसने 20 बाई 20 खोद चला गया। उसको क्या 2 बकटा मारा, खुद क्या कहीं देखो ठीक है, कहना पता नहीं, हमने पता मैडम है यही है, तब देखी है वो। फिर जब देखा गया तो वो बहुत बड़ा था, आकार से बहुत बड़ा था। तो उन्होंने कहा इसको पटा दो। हमने कहा यार अब ये खुदवाना और पटवाना 2 नहीं होता, ये एक खुद जाने दो, तुम्हारा पौंड फिर बना देंगे। वो अस्तता व्यस्तता हो गई, तो वो जलाशय बना। जो पक्षी, चिड़िया, कौवा, कबूतर जो वहाँ रहते हैं, वो उनका पानी पीने का काम हो गया, तो वो पानी अपना पीने का। और एक मानक पे तालाब। अब हमारा जो काम है वो बड़ा काम है,
बड़ा काम इसलिए है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा उस गांव में पानी खींचता हूं धरती का। मुझे जानवर है उनको पिलाना, नहलाना, धुलाना, इतने लोग रहना, तो मुझे लगा कि फिर हम जितना पानी लेते हैं उतना देते नहीं तो कर्जा बना रहेगा। तो मैंने एक फिर 22 बाई 20 गुणे 3 मीटर का तालाब, ये मानक तालाब होता, लघु तालाब कहते हैं, ये भैया लोग खुदवाते हैं। और पुष्पेंद्र भाई तो बड़ा काम है पुष्पेंद्र भाई का, मैं तो उनको इस कारण से दृष्टा पुरुष कहता हूँ। हम लोगों की जो अब ब्रिंगिंग हुई है उनके कारण हुई है। तो मैंने ये तालाब एक और बनाया 22 बाई 20, ये सिर्फ वर्षा जल संचयन संबंधित तालाब, जिससे कि बारिश का पानी यहाँ रिचार्ज हो और एक परिवार चले। तो अभी जो भविष्यगत व्यवस्था है कि आधा एकड़ खेती से एक परिवार अपना जीवन यापन कैसे कर सकता है वो प्रयोग चल रहा है। उसमें कई मानक पूरे हो गए, कुछ और बचे हैं, पूरे हो गए। ठीक है ना इतना बात। तो हम अपना परिचय भी देते चल रहे हैं, आगे बात भी करते चल रहे हैं। तो 3 तालाब, ये जो फार्म वाला ढाल है वो तो पूरा गौशाला का पूरा पानी जाता है। तो जो अगर आप नहाएंगे भी गौशाला के जितने लोग नहाते धोते हैं वो भी पानी जाता है, और जितना गायों के उपयोग का पानी है वो इस प्रकार का पानी वहाँ जाएगा जिससे खेती में उपयोग किया जा सके, तो वो पूरा पानी जाता है। बाकी जो वहाँ का तालाब है वो पूरा सिंचाई के लिए, मतलब वर्षा जल है तो उसका ढाल ऐसा बनाया गया कि पूरा वर्षा का जल उसमें चला जाए, और जो जलाशय है वो भी आसपास का पानी वहाँ का जो बारिश से अतिरिक्त हो जाता है वो उसमें इकट्ठा हो जाता है। तो तीनों तालाब इस तरह आप बनाएंगे तालाब तो बन ही जाता है उस तरह का व्यवस्थित। तालाब लोग जैसे आपने यहाँ पे तो देखा थोड़ा खेत का स्लोप तो है, हाँ गए थे जी, नॉर्मल ग्राउंड से थोड़ा ऊंचा था उसका बंद, वो तो बंड बना, उन्होंने स्लोप बनाया ताकि खेत का पानी आ जाए। लेकिन खेत का पानी आने से तो उसकी उर्वरता भी तो वापस। देखिए ये मेरा विषय नहीं है, तो तालाब वाला विषय तालाब वालों के लिए है, लेकिन वो जो भी लेगा तो वो अब उसमें अनाधिकृत प्रवेश हमें ना कराइए। ठीक, अब बात करते हैं पशुपालन है तो चारा चाहिए। तो पशुओं के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि 3 तरह के चारा की बात तो सुनी ही होगी आपने। हमें ये पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं तो हाँ, तो फूलों में एक उमंग सा रहता है। तो एक तो सूखा चारा होता है, आप सभी लोग जानते होंगे सूखा चारा। तो गेहूं उत्पादित होता है तो भूसा मिल जाता है। आवर्तनशीलता जैसे ही ये शब्द मुझे मिला था तो समझ में तो पहले नहीं आया, तो मैंने फिर बोलने में अभ्यास में, हम लोग बोलकर लोग हैं तो बोलने में तुरंत अभ्यास में आ जाता था। तो आवर्तनशीलता जहाँ देखो वहीं बोलते थे, आवर्तनशील खेती, समझ में नहीं आता था, बोल तो देते थे। जैसे जैसे समझ में आने लगा, अरे इस शब्द की गहराई, तो बाबा जी के प्रति जो कृतज्ञता का भाव आया, क्या शब्द था। तो पूरी खेती का एक एक रूप, एक एक स्वरूप अपने में आवर्तनशील है, ये मज़ेदार घटना थी। तो गेहूं पैदा हुआ, भूसा किसके लिए? जानवर के लिए। अब अगर आपके पास जानवर नहीं है तो आप तो मशीन से ही कटवाओगे ना गेहूं। हम हमेशा गाली देने लगते हैं, अरे देखो मशीन से कट रहा, मशीनें चल रही, करेगा क्या वो किसान, करेगा क्या भूसा को। तो सूखा चारा, अब आपके पास अगर खेती नहीं होगी और पशुपालन होगा तो क्या संभव है खेती। तो मैं एक बात और भी आपसे कहता हूँ, एक बात मैं जोड़ना भी चाहूँगा, जिसमें खेती के अनुपात में पशु हों, ये तो बात बताई गई, खेती के अनुपात में पशु, ठीक है ना। और इसका पूरा नियम बता दिया दादाजी ने, इसको हम रिपीट नहीं करते। लेकिन कई बार मेरे मन में ये भी आता है कि जैसे आप लोगों ने एक पालेकर जी का नाम सुना होगा, सुभाष पालेकर जी, कोई कह रहा था नाम, है ना, कौन कह रहा था, आप कह रहे थे। तो सुभाष पालेकर जी हम मेरे घर पे रुके हैं, मैं 2017 उनके आंदोलनकर्ता के रूप में रहा हूँ 2-3 बार। अब मुझे उन्होंने खूब गरियाया भी बाद में शब्दों को लेकर के, वो शब्द अभी भी पकड़ते हैं। तो खेती के अनुपात में पशु हों। अब पालेकर जी क्या कहते हैं कि एक गाय से 20 एकड़, 15 से 20 एकड़ खेती हो जाए, ठीक है। अब एक दिन कोई जब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई
तो हमको एक दिन कोई मिल गया कि यार पालेकर जी वाले मैटर पे आप बोलते नहीं हो और शुरुआती दौर के व्यक्ति थे, अब आपने पालेकर जी को अकेला छोड़ दिया। अरे हमने कहा यार तुम हमारे 2-3 प्रश्नों का उत्तर दो, फिर हम बात करते हैं। अब मान लीजिए एक गांव में 30 एकड़ खेत है, ठीक है, और मान लीजिए 30 परिवार रहते हैं उस गांव में, 1-1 एकड़ खेती करते हैं। एक परिवार के पास मान लीजिए 10 एकड़ खेत है, एक परिवार के पास 10 एकड़ खेत है और बाकी जो बचा वो बाकी परिवारों के पास है। अब उसको व्यक्ति को पता है कि हमें एक गाय पाल लेने से पालेकर जी कहते हैं तो खेती हो जाएगी, तो एक गाय इसने पाल ली, एक गाय इसने पाल ली। अच्छा, समझदार थे, इन दोनों ने कहा कि यार भैया हम दोनों लोग पुराने भाई हैं तो दोनों लोग मिलकर एक पाल लो, यही तो पालेकर जी कहते हैं। भाई हम दोनों भाई हैं तो दोनों लोग मिल करके 20 एकड़ खेती के लिए एक पाल ले, काहे बवाल काटो, एक ही गाय तो चाहिए जीवामृत बनाने के लिए, तो एक गाय पाल लिया। अब बाकी 10 एकड़ की खेती बची, 10 एकड़ वाले भी एक पाल लिए, तो 30 परिवार में कै गाय पली? क्या सामाजिक दायित्व का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत यहाँ लागू हो पाया? नहीं लागू हो पाया। तो क्या होता है कि खेती के अनुपात में पशु हों, ये एक नियम है। दूसरा, सामाजिक न्याय के सिद्धांत के रूप में भी एक नियम यह है कि जितना आपके पास सूखा चारा, हरा चारा की व्यवस्था हो तो कुछ अधिक पशु अगर पल जाएं तो अधिक पशु भी पाल लीजिए। यानी कि किसी के हिस्से, जो छोटा परिवार है, आधा एकड़ 1 एकड़ का है, उसके हिस्से का भी पशु आप अगर पाल लें तो यहाँ छठा नियम जो किसानी का लगता है, जो आप कह रही थी और इलिब्रेट किया जाए, वहाँ से ये इलिब्रेशन भी बनता है, इसको थोड़ा इलिस्ट्रेट किया जा सकता है ना। तो मेरा हमेशा ये नियम भी जोड़ने का है कि मान लीजिए आपके पास ज़्यादा खेत है, आप जैसे अब शिवेंद्र हैं, अब शिवेंद्र ने कुल गुणा भाग लगाया कि 200 एकड़ के लिए 10 गाय के पर्याप्त है, तो ये 10 पाले, लेकिन ये अकेले 200 एकड़ बैठे हैं तो कई परिवारों के पास खेत या तो नहीं है या तो कम है, तो उनके हिस्से का इनको पालना पड़ेगा, तो ये कम से कम 50 गाय पालें, तब जा करके वो बैलेंस बने। तो ये सामाजिक न्याय का सिद्धांत। अब सूखा चारा, हरा चारा, सूखा चारा, हरा चारा। अब सूखा चारा में आपको खेती अगर नहीं करते हैं तो आप जानते हैं पुआल नहीं मिलेगा, तो आपको धान उत्पादित करना पड़ेगा। हम आपका ध्यान कहाँ ले जाना चाहते हैं, जरा सा समझ लीजिएगा। हम आगे के विषय पर ध्यान ले जाना चाहते हैं, आगे के विषय पर ध्यान ले जाना चाहते हैं, जहाँ खेती के एक सिद्धांत था कि परिवार के लिए 1/3 हिस्से में खेती की जाए। ये आज हम सिद्धांत पढ़े, उसको थोड़ा सा पशुपालन के दृष्टिकोण से भी विवेचना कर ली जाए उसकी। तो उस विवेचना में देखिएगा कि अगर परिवार के लिए करते हैं तो गेहूं करेंगे, और पशुपालन को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि बिना गेहूं के आपको भूसा नहीं मिलेगा, बिना धान के पुआल नहीं मिलेगी, बिना जौ बाजरा के अनाज नहीं मिलेगा। इन सारी खेती जब आप करेंगे तब जानवरों का भी कार्य अच्छे से हो जाएगा, उनको भी सूखा चारा मिलेगा। हरे चारे में भी बहुत सारे हरे चारे होते हैं, जैसे बरसीम होती है, इस तरफ भी ध्यान आपका हम दिलाते हैं, और चरी होती है, ये होती है। बाकी ज्वार बाजरा वगैरह मोटे अनाज जितना ज़्यादा कर लीजिए। इसके साथ साथ एक पंचवर्षीय घासें भी होती हैं, यानी एक बार वो घास लगाने पर 5 वर्ष चलता, पंचवर्षीय घास। हाँ जी, नेपियर होती है, जिंजुआ होती है, गिनी होती है, हाथी, बहुत सारे रिचिका, बहुत सारे है ना। कुछ नाम आप लिखना चाहें लिख लें, नेपियर लिख लें, गिनी लिख लें, जिंजुआ लिख लें, संपूर्णा लिख लें, नेपियर, गिनी, जिंजुआ, संपूर्णा। यहाँ थोड़ा सा जो लोगों की ज़रूरत है वहाँ पर बात हमने की है, बहुत सारे लोगों को नहीं ज़रूरत, तो जल्दी जल्दी इसको निपटाया जाए। तो पंचवर्षीय खादें, पंचवर्षीय चारा इसमें होगा। ये काम क्या करेगा? काम ये करेगा कि चारा भी रबी और खरीफ के टाइम होता है, और जो बीच का समय होता है वहाँ हरा चारा 2 महीने गर्मी के सीजन यानी रबी के सीजन में और 2 महीने खरीफ के सीजन में नहीं होता।
तब क्या काम आएगा, क्योंकि जानवर को तो आदत पड़ी हरा चारा से उनके पोषणता को भी मेंटेन करना, तब पंचवर्षीय। इसके साथ साथ अगर आप अपना फार्म हाउस सजा रहे हैं तो कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी हरा भरा दिखता है। जैसे अभी आशीष प्रधान जी यहाँ नए किसान बने हैं, तो अब उनकी चिंता होती है कि जल्दी जल्दी उनके यहाँ हरा भरा हो जाए। अब हरा भरा तो एक दिन का कार्यक्रम है नहीं, तो पंचवर्षीय कार्यक्रम है। और खेत तो सजा लिया, कंस्ट्रक्शन कर लिया, और सब तो अपने हाथ में है। जो मानवीकृत काम है वो हो गया, प्रकृति जो देगी वो कैसे हो। तो कुछ पेड़ भी लगा लीजिए जो चारे के भी रूप में काम आएंगे, हरा भरा। जैसे बबूल, हाँ बबूल के बहुत सारे वैरायटी हैं, एकदम आप सही कह रहे हैं। बबूल की 2 3 4, शिव बबूल, दशरथ बबूल है ना, ये तमाम और भी आप पता कर सकते हैं, बता रहे हैं। शिव बबूल, शिव, दशरथ। अच्छा, इसके साथ साथ सहजन का पेड़ बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। और पूरा उसकी मज़ेदार बात क्या है, गटई काट दीजिए, मतलब पूरा पेड़ काट दीजिए, फिर हरा हो जाएगा, और पूरा जानवरों को डाल दीजिए, तो वो खाने भी काम आता है। उसकी हम तो क्या करते हैं कि जहाँ मुझे खंभे यानी पिलर की ज़रूरत होती है, उसमें भी हम सहजन का प्रयोग कर लेते हैं। तो आपको बहुत जगहों पर देखेंगे हमने कर लिया सहजन, वो हरे हो गए तो फिर वो सड़ते नहीं हैं, और वहीं पर वो ऊपर से हम काट के चारे के रूप लेते हैं, और वो हमारी बड़ेर और इस सब में काम आ जाता है जी। तो इस पर ध्यानाकर्षण की बात है। हाँ, जैसे वो मचान खेती बनानी है, अब 4 खंभे चाहिए, सहजन का लगा दिया, वो हरे हो गए। अब वो हरे हो गए तो वो सड़ेंगे नहीं, धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं, और गटई काटते रहिए, तो ऊपर से काट के जानवर। तो क्या होता है कि ये बबूल, सहजन, ये सारा जानवरों के काम में आता है। ऐसे पेड़ों को भी लगाया जा सकता है। मीठी नीम है। और बाड़े के चारों तरफ या दक्षिण और पश्चिम साइड में, जैसे ये जानवर खुले में जहाँ घूमते हों, मान लीजिए उसे बाड़ा कहते हैं, तो एक साइड से तो वो आएंगे, तो जो दक्षिण साइड है और जो पश्चिम साइड है, ये दक्षिण पश्चिम में पूरा पेड़ लगा दीजिए, और उसमें ये बबूल, सहजन, मीठी नीम ये सारा लगा दीजिए। इनको काट के देते रहिए, खाते भी रहेंगे और छां भी बनी रहेगी। हमारे यहाँ तो हम देखते हैं आम भी काट दो तो खा लेते हैं, थोड़ा सा अमरूद की पत्तियाँ नहीं खाते हैं, महुआ के पत्ते खा लेते हैं। तो जो पत्तियाँ जानवर खा लें उनको लगाइए। पश्चिम में बड़े लगा दीजिए, दक्षिण में बड़े लगा दीजिए, दक्षिण पश्चिम में दोनों में चल जाएगा, लेकिन ये पेड़ जरूर लगा दीजिए, क्योंकि सहजन में 18% प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन जानवरों को मिल जाएगा, इसलिए जरूरी है। हाँ जी, सब कुछ होता है, लेकिन प्रोटीन तत्व अधिक मात्रा में होता है, और प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है जानवरों के लिए भी और मनुष्य के लिए। तो सहजन 2 रूप में काम आएगा। उसकी फलियों को आप भी प्रयोग कर सकते हैं, आँखों की रोशनी के लिए सुना है बहुत अच्छा होता है। सूखी फली होती है उसको पानी की टंकी में डाल दीजिए, तो वाटर प्यूरीफायर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं। और कोई आ जाए तो 2-4 बीज, कोई आता है तो मन करता है कि किसी के यहाँ गए तो बीज दे दे, तो बीज के रूप में भी आप दे सकते हैं, तो किसी के यहाँ और काम करेगा। तो इन सारे कार्यक्रमों में ये तो हरा चारा पूरा हो जाएगा आपका। कुछ समय में बरसीम और ये खिलाइए, कुछ समय में पंचवर्षीय, और कुछ समय में ये खिलाइए, आपका काम चलेगा। हाँ, अजोला होता है, लेकिन अजोला हम नहीं बताते हैं। हाँ भैया, अजोला क्या होता है कि इन सब चीज़ों को हमने बड़े ही ध्यानपूर्वक समझा। तो आप कर लीजिए, आप करिए, तब तो अजोला कर लीजिए। साथी सहयोगी अजोला को बहुत पसंद नहीं करते, और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी और उसका सिस्टम। तो किसान को जितने ही कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम दीजिएगा उतने ही दिक्कत में रहेगा, और जितने ही आसान तरीका दे दीजिएगा। इसमें क्या हुआ, बांका उठाओ और शिव बबूल पूरा काट दो, सहजन पूरा खोपड़ी काट दो, तो उनको दिक्कत नहीं है। अब अजोला में क्या है, अजोला कब तैयार हुआ, फिर उसमें कुछ फंगस ना लगा हो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखना होता है। ऊपर से थोड़ा सेट हल्का सा करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें अगर कर पाइए तो बहुत अच्छी चीज़ है, कर पाइए तो अच्छी चीज़।
तो जो कर पाए वो करिए। फिर तो और भी हम बताए दे रहे हैं, आइए। हाँ नहीं, और ले लीजिए, फिर तो और बता दे रहे हैं। सूखा चारा, हरा चारा, ठोस चारा, इसे ही पशु आहार कहते हैं। तो पशु आहार में क्या करना है कि 33% अनाज ले लीजिए, 33% दलहन ले लीजिए, और 33% तिलहन ले लीजिए। तिलहन 1% जो बचा, 1% मिनरल मिक्सचर, खनिज लवण, मिनरल मिक्सचर, और ये मिला करके बना लीजिए। तो जानवरों का पशु आहार, ठोस पशु आहार तैयार है। इस पे आपको ज़रूरत हो तो बात की जाएगी, नहीं तो नहीं बात की जाएगी। ये तो बड़े बड़े विषय हैं, तो जिन लोगों को बनाने की ज़रूरत हो वो बात करेंगे, नहीं बनाने की ज़रूरत हो उनको क्या बात करना। तो इससे क्या होता है कि दूध आप ले लेते हो, उन जानवरों के बच्चों के ज़्यादा दूध हम लेते हैं, उनको बांध के रखते हैं, तो उस दूध के एवज में ठोस आहार देना है, जिससे कि उस क्षमता पूरी हो सके। जो पोषण कम होता है उनके शरीर में, वो पोषण पूरा हो जाए। नहीं तो फिर सूखा चारा, हरा चारा से पूरा हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम अधिक दूध उत्पादन लेते हैं जानवर से, इसलिए ठोस आहार भी देना पड़ेगा, जिससे शरीर टूटे ना, और जो उनके क्षति हुई है उस क्षति की पूर्ति हो सके शरीर की। अरे अगर बाहर लेते हैं तब फिर बाजारे के लिए खेती करनी, पशुपालन होगा, फिर आपको बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए तो यहाँ समझा रहे थे आगे का काम, क्योंकि हर एक ऑक्सीटोसिन, हाँ यूरिया भी मिला। ऑक्सीटोसिन का तो उतना अभी नहीं वो हुआ है प्रचार प्रसार, लेकिन यूरिया सरकार एक लेवल तक मिलाने का छूट देती है। और यूरिया क्या करता है कि वो शरीर की हड्डियों को धीरे धीरे जानवरों के गलाने लगता है, और छूट है इतना % यूरिया। जैसे सरसों के तेल में इतना % पाम ऑयल, 20% मिला सकते हैं। अब मिलाने वाले ने 20 मिलाया कि 25 मिलाया कि 30 मिलाया, ऐसे ही अब यूरिया थोड़ा ज़्यादा हो जाती तो दूध की मात्रा अधिक हो जाती, तो वो कहते हैं देखो मेरे वाले में दूध अधिक है पशु आहार में, ठीक है ना। बहुत 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 बुरा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इन विषयों पर अतिरिक्त बात अतिरिक्त समय में कर लिया जाएगा। हम लोग अभी हैं एक दिन और। यहाँ पर आप जो कह रहे थे भैया, आप जो बात कर रहे थे, तो यहाँ साइलेज बना सकते हैं, हाइलेज बना सकते हैं, हे कहते हैं। साइलेज तो सुना होगा आप लोगों ने, हाँ। और आप क्या कहते थे, अजोला, और बता दें, अंकुरित वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसे, हाइड्रोफोनिक्स, जैसे मक्का हो गया, गेहूं हो गया, हाँ हाइड्रोफोनिक्स। आप कर पाइए तो आप करिए। तो ये वाला भाग इसको डॉटेड कर दीजिए, ये वाला भाग साइलेज है, हाँ अजोला हाइड्रोफोनिक्स। इस पर भी अगर आप कहेंगे तो चर्चा होगी, नहीं कहेंगे तो नहीं होगी, जरूरत होगी तो चर्चा होगी। तो इन चारों को आप प्रयोग करिए, ठीक है। ये सूखा चारा की बात हो गई। अब आइए, अब ओवरऑल जो व्यवस्था बनाई जाए, मोटा मोटा पशुपालन का अब हम एक समरी कर लेते हैं, पशुपालन की समरी कर लेते हैं। तो पशुपालन से 4 मोटी मोटी चीज़ें जुड़ जाती हैं। एक तो खेती, खेती सदती है, और खेती प्लस बागवानी इज इक्वल टू खाद, क्योंकि खाद की बागवानी में भी खूब प्रचुर मात्रा चाहिए होती है। तो जब तक पर्याप्त पशु नहीं है तब तक बागवानी भी करना संभव नहीं है। और भी बहुत तेज़ी से एक चीज़ बन रही है, सब्जी यानी रसोई वाटिका का,
और शहरों में भी रसोई वाटिका आप तो अपने रूफ टॉप पे करने लग गए हैं, किचन गार्डन। तो किचन गार्डन करने के लिए या सब्जी की खेती करने वालों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये खाद पर्याप्त हो। और खाद में सब्जी वालों के लिए भैया वो वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी, बहुत बढ़िया, स्लरी बहुत ज़रूरी, गोखुर बहुत ज़रूरी। खेती में तो जब आप रबी और खरीफ की करते हैं तो फिर एक निश्चित समय पर समय मिल जाता है आपको खेत में, लेकिन एक समय 2-3 विषयों पर आपका ध्यान आकर्षण कराते हैं। जब खरीफ की खेती कर लेते हैं तो रबी के लिए समय नहीं बचता, यानी धान के खेत तैयार होने के बाद जब हम गेहूं बोते तो बहुत कम समय रहता है, और मोस्ट ऑफ द किसान कोई खाद तब नहीं डालता है, यानी एक बार साल भर का खाद डाल। ऐसे समय में अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, स्लरी है, गोखुर है, तो जल्दी से खेत में डाल करके और जल्दी, क्योंकि दीदी कम समय हमें मिलता है, 15 दिसंबर के जल्दी हाँ, नवंबर में कटता है और दिसंबर में हमें अगली खेती बो देनी है। दिसंबर के अंदर ही बहुत लोग तो नवंबर तक ही जल्दी से बोते हैं, और 15 दिसंबर मानक माना गया है हमारी तरफ नॉर्थ इंडिया में कि हमारा गेहूं बो जाना चाहिए। तो हमारे पास कहाँ समय है? हम तो यहाँ से कार्यक्रम में लगे थे, धान ही नहीं कटा था, यहाँ से गए जल्दी जल्दी धान काट पीट के रखवाए। अब उसके बाद गेहूं हमारा लेट हुआ है बोने में, हालांकि 15 दिसंबर के अंदर बो गया था, फिर भी हम पर्याप्त मात्रा में। तो अगर हमारे पास ये इस तरह की खाद नहीं है तो हमारी खेती कमज़ोर हो जाए। दूसरा, स्वास्थ्य यहाँ कर लेते हैं। स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए पशुपालन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहला खाना मिट्टी से, दूसरा खाना वनस्पति जगत से और तीसरा खाना जीव जगत से, यानी तीनों जगत का भोजन अगर हमें मिलता है तो हम हेल्दी रहते हैं। तो हमारे दूध की मात्रा तो स्वास्थ्य के लिए, दूसरा प्राकृतिक उत्पाद, ऑर्गेनिक नेचुरल जो प्रोड्यूस होते हैं, उन प्रोड्यूस, अब बहुत मिलावटी रासायनिक, बहुत सारे कैंसर के, बल्कि अभी बड़ा मज़ेदार आया हमारे जो केंद्रीय बजट में केंद्रीय मंत्री ने भी, जीतू ने ध्यान आकर्षण कराया था कि हर जिले में एक कैंसर हॉस्पिटल खुलेगा। यानी उन्होंने पूरा अनुमान ही कर लिया है कि हर जिले में कैंसर के पेशेंट होंगे। तो बांधम पता नहीं कहाँ खुलेगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन खुलेगा भैया। अभी मेडिकल कॉलेज ठीक से बने नहीं है, कैंसर कॉलेज और हमारे यहाँ लखनऊ में तो कल्याण सिंह के नाम पर बहुत बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ। हाँ नहीं, पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब पूर्व प्लानिंग, पढ़े लिखे लोग हैं, पूर्व प्लानिंग कर रहे हैं। तो जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर खान पीन अच्छा करना है तो खेती अच्छी करनी होगी, और खेती अच्छी करनी है तो पशुपालन अच्छा करना ही होगा, तो हमारा स्वास्थ्य सही। और मज़ेदार घटना कोरोना में भी आई। हालांकि कोरोना के किए गए वादे सब भूल गए। हमारे फादर इन लॉ ने जब कोरोना आया तो 1 महीने हमारे साथ ही रहे थे, वहाँ घर द्वार छूट गया, चोरी चमारी छूट गई। अब कहते हैं कहीं चलो तो कहते हैं घर कौन देखेगा। कोरोना में सब घर का मुंह, दादा घर का मुंह छूट गया। एक गाड़ी में लाद के सामान बिना बताए एक दिन पहुँच गए पति पत्नी दोनों लोग, मदर इन लॉ फादर इन लॉ दोनों लोग आ गए। हमने कहा रहिए मज़े से, रहे। मदर इन लॉ की जो शुगर है वो बहुत ज़्यादा है, 93 हो गई थी, 200 प्लस 93 नपवाया, और चलती थी घूमती थी, करे क्या, कितना बैठे, टीवी थी नहीं। तो और खाना खाया, बढ़िया पचाना और सब हुआ, और खूब बढ़िया रूटीन था, खाना था और पचाना था, इसके सिवा कोई काम भी नहीं था। तो स्वास्थ्य कारणों से बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा भोजन हो, बहुत अच्छा भोजन। दूसरा, एक बहुत बड़ी चीज़ मिलती है, इसको तो आप लोग खूब अच्छे से समझते हैं, जो मुझे मिली वो मिली ऊर्जा, है ना। तो बहुत भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिसको आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक ऊर्जा की तरफ हम ध्यान देते हैं। 2 ऊर्जा हम प्रयोग में ला रहे हैं, 2-3। तो एक ऊर्जा जो बिजली जिसे कहते हैं, वो जो ये बिजली जल रही है, ये ऊर्जा, इसका विकल्प हमने अपने यहाँ तो सोलर किया है, यहाँ पर भी सोलर है, यहाँ से ही हमें प्रोत्साहन मिला, तो मैंने 7.5 HP का
दादा पूरा सोलर पे काम किया। तो इस समय हम पानी और दिन में सारा खर्चा सोलर से कर ले जा रहे हैं। तो सोलर पे तो एक तो बिजली, और दूसरा भोजन पकाने के लिए। तो इसके लिए हमने बायोगैस बनाया, गोबर गैस बनाया। हम कम नहीं करते, तो गोबर गैस भी बनाई तो 2.5 बनाई। हाँ 2.5 पढ़े लिखे हैं, अभी हम बताते हैं काहे घबरा तो एक गोबर गैस तो बहुत जल्दबाजी में, तो बायोडाइजेस्टर वाला जो रबड़ वाला होता है वो यहीं पर था, यहीं देख कर आया। अरे तो फिर ऊर्जा थी यहाँ से, जब पूरा समझा तो हमने कहा तुरंत भेजिए हमें। दादाजी से कहा, प्रेम सिंह जी से, और इनके पास भी रखा रहा होगा, इन्होंने भी एक गाड़ी में लदवा के, कोई जा रहा था तो एक बोरी में भेजा। तो वो 6x6 का गोबर गैस लगाई, उससे अच्छा लगा। फिर एक दोस्त थे तो उनसे कहा कि यार इससे काम नहीं चल रहा, और बड़ा गोबर गैस चाहिए। तो उन्होंने 100 घन फीट का एक गोबर गैस बना दिया, पक्का वाला डोम मॉडल का एक बनाया। फ्लोटिंग है, वो थोड़ा ऊपर होता है, वो आप देख सकते हैं। तो वो गैस बनाई। अब क्या हो रहा है कि हमारा ध्यान दूध बेचने के बजाय, अब हमारे पास तो बहुत सारा दूध होता था, उसे बेचने की बड़ा चुनौतियाँ थी। तो मैंने सोच लिया था कि अब दूध नहीं बेचेंगे। 2016 जनवरी में मेरे बड़े वो आते हैं, तो हाँ जनवरी में मैं अपना एक संकल्प ले लेता हूँ। तो हमने कहा आज से दूध नहीं बेचेंगे। तो सबने पूछा क्या करोगे, हमका पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन हम बेचेंगे। तो रेल कोच फैक्ट्री वहीं नज़दीक थी, एक आदमी ने ध्यान दिलाया कि आप वहाँ दूध बेचो। तो एक लड़का हमारा, उसने कहा हम मोटरसाइकिल से जाएंगे, दे आया करेंगे। तो एक मोटरसाइकिल थी हमारे लोगों के पास, कॉमन मोटरसाइकिल अभी भी एक है, उसी से जाने लगे। फिर धीरे धीरे वो गाड़ी ली और फिर हमारा काफ़ी दूध वहाँ जाने लगा, 200 लीटर 220 लीटर दूध वहाँ जाने लगा। फिर प्रेम सिंह जी से मिले तो इन्होंने कहा भैया दूध तो बेचे नहीं जाता। फिर इन्होंने धर्म संकट में डाल दिया, तो क्या किया जाता। तो इन्होंने कहा आप घी बनाओ। तो घी बनाने का कार्य शुरू हुआ। अब वो बहुत आसान चुनौती नहीं रहती है। जैसे वो कह रहे थे ना कि जो व्यक्ति गांव से, शहर से गांव की तरफ आता है, उसके लिए गांव तो चुनौतियों के रूप में ही खड़ा रहता। वो गांव वाले भी कहते हैं आओ बेटा अब तुम बताते आप बनाओ घी, अब आए मेरे अंडर में, अब बताओ कैसे बनेगा। अब हमको क्या पता बिलौना घी कैसे बनना है। अच्छा मुझे पता हो तो हम क्या कर लेंगे, बनाना तो किसी को पड़ेगा। तो कैसे बने, तो हमका कंडे पे पकाया जाता है। अंडा कंडा कोई नहीं पकाएगा, कंडा कौन पाथेगा। तो फलाना हो, अब वो गोबर नहीं छूते हैं, मतलब वो उसको, वो जो वामपंथी आंदोलन के कारण वहाँ शपथ दिला दी गई गाँव में कि कोई मैला नहीं ढोएगा, तो गोबर भी मैला हो गया। ये मुझे पहली बार पता चला। अब वो खाद भरवाना आफत हो गई। आप जेसीबी ना हो तो बहुत सारे खेतों में खाद और गोबर उठाने काम ना हो। बाद में कुछ लोगों को तैयार किया, तो हमने कहा यार गोबर उठेगा कौन, तो मुसलमान उठाएंगे। हमने कहा हिंदू का संकल्पित है, नहीं उठाएंगे। फिर धीरे धीरे गेट बंद करके हमने कहा अब किसी को बताया नहीं जाएगा, तो चुप्पे से उठाने आते थे, मतलब उसको भरते थे। फिर अब उतर गई, उनकी भी उतर गई, हमारी भी उतर गई, तो थोड़ा धीरे धीरे काम बना। तो क्या हुआ कि उस बायोगैस में फिर मैंने बायोगैस लगाई। अब क्या होता है कि दूध पकाने के लिए अगर हम, अब तो कंडा भी मेरे पास खूब है, अभी तो पूरा गंजा पड़ा था कंडा, तो उसमें गोबर गैस का हमारा काम होता है कि दूध पकाना, वो लाल कर लेना, फिर उसमें जामन मटके में रख के लगाना। तो बायोगैस से हमारा घी बनाने का प्रक्रम रेगुलर हो पाया। तो एक टाइम दूध अब हम बेच देते हैं और एक टाइम दूध का पूरा पूरा घी बना देते हैं। और घी 2100 रुपये किलो हम बेचते हैं, 2100 रुपये किलो। अभी तक 2000 में था 21। अब समस्या आई कि घी तो बनाने लगे, मट्ठा क्या करें। तो 40-50 लीटर दूध अगर लगाओगे तो 30-40 लीटर मट्ठा बचता था। हमने कहा इसको मट्ठा को भाई गांव वालों को कहा जाए, कुछ 10-5 रुपये जो भी दे दें, कम से कम इसको ले जाएं। यहाँ कोई नहीं लेगा, मट्ठा कौन लेगा, मट्ठा भी लेने की चीज़ है। आज 12 से 15 गांव के लोग मट्ठा लेने आते हैं, और जो नहीं बचता है वो मट्ठा है, एडवांस बुकिंग होती। और मज़ेदार बात, शादी का कार्ड अलग से दे जाते हैं, भैया बिटिया ब्याह है आयो। अब पता चला मट्ठा भी दिया और 501 रुपया व्यवहार भी दिया। तो सामाजिकता, गांव से जुड़ने के मेरे पास कोई साधन भी नहीं था, मट्ठा ने गांव से जोड़ने का एक साधन। और दिन भर
दिन भर लोग आते रहते हैं। अब फ़ायदा हमको नहीं हुआ, बनाने वाली को हुआ, जो महिला इसका देखभाल करती है उस दीदी 5 लीटर मट्ठा हमारे लिए रखा, तो उसके अंदर एक सम्मान का भाव आता है, यार ये काम करने से कुछ सम्मान। वो पकड़ में भी बात नहीं आ रही थी, तो मट्ठा बनने लगा। तो एक यूनिट प्रोसेसिंग का, एक दूध का 1 यूनिट का काम तय हुआ। और इससे एक मज़ेदार बात हुई, हम लोग जैसे ट्रेनिंग करते हैं, अब 40-50 लोग जून में आ गए। जून में अभी एक ट्रेनिंग हुई, 50 लोग आ गए। हमको क्या घबराहट है, मट्ठा है तो मट्ठा पियो, भुना चना खाओ। अब पूछो कि जैसे आ गए 50 लोग एक साथ, तो हम क्या करते हैं, मट्ठा बढ़िया कुल्हड़ उल्हड़ में दे दिया, अब भुना चना दिया, गुड़ रखा, खा लिया। हम कहा आप भोजन 2 घंटे बाद तो भोजन तो 2 घंटे 3 घंटे में बन ही जाएगा ना। तो क्या होता है कि आपको एक समृद्धि का भाव भी फील होता है, बाजार से नहीं कुछ लाना है। अब 500 लोग आ गए तो हम 2 दिन का मट्ठा इकट्ठा करके 500 लोगों का निपटा दिया पूरा काम। अमरूद है ये, तो ये सारी चीज़ें पशुपालन ने हमको समृद्धि का भाव। चारे आ रहे हैं अभी के रूप में। बेटी बता रही थी कि हमें 10-15 दिन से 1 महीने से दिया है, तो घी खूब दे रही है भैंस हमारी। यूरिया देख लीजिएगा, ये हम मतलब हम आपको, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से गुजर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। हर कंपनी का पशु आहार मैं खिला चुका हूँ, ठीक है। तो स्वास्थ्य कारणों से, ऊर्जा की पूरी बात हमारे पास ऊर्जा के कारणों से, और एक लास्ट में एक बात और कर दी जाए, आजीविका अपनी भी हम चला सकते हैं, और जो प्रेम सिंह जी कह रहे थे, रोजगार भी दे सकते हैं। ये भाव भी हमारे अंदर समृद्धि ही बनाता है कि हम साथी सहयोगी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो साथी सहयोगी संबंधों को बढ़ाने के लिए भी ये बड़ा काम करता है। और साथी सहयोगी संबंध को बनाने के लिए एक अंतिम बात करके जो मैंने प्रयोग किया था, इसको और डिटेल भी कर सकते हैं। हिस्सेदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी और उम्मीदवारी। हिस्सेदारी से चलकर और उम्मीदवारी तक हम साथी सहयोगी बनाते। जो आप कहते हैं कि साथी नहीं मिलते, सहयोगी नहीं मिलते, श्रमिक नहीं मिलते काम करने वाले, तो साथी सहयोगी संबंध, हिस्सेदारी, साझेदारी, जिम्मेदारी, उम्मीदवारी, इस पर बाद में डिटेल कर सकते हैं। ये जल्दी में इतनी बात जितनी संभव है, आप जब चाहेंगे तो और बात हो सकती है। धन्यवाद। चलिए मिल के भोजन कर लेते हैं।